जब मुझे पता चला कि मैं असली यंग मास्टर नहीं बल्कि फेक हूँ, तब मेरी वो 8 बहनें जो पहले ठंडी और दूर रहती थीं, अचानक पूरी तरह बदल गईं। सब की सब मेरे पीछे पागल फैन बन गई। इतना ही नहीं, मेरे लिए उन्होंने असली यंग मास्टर के खिलाफ लड़ाई तक छेड़ दी और हर रात आपस में भी लड़ती थीं सिर्फ मेरे करीब आने के लिए। अभी चौथी बहन मेरे शर्माए हुए चेहरे को देख रही थी और हंस पड़ी। चुन्मू, अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे स्कर्ट के नीचे छुपे हुए थे, मेरी टांग पकड़कर बिल्कुल छोटे से डरे हुए पक्षी जैसे। तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि वहां नीचे बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उस समय जो गर्म और सॉफ्ट सा एहसास हुआ था, अब भी उसे याद करके मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। तभी मुयान मेरी हालत देखकर मुस्कुराई और बोली, चुन्मू, मेरी वेडिंग ड्रेस बहुत हैवी है, इसे पहनकर बात करना भी मुश्किल है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इसे उतारने में? मैं तुरंत शॉक्ड हो गया। चौथी बहन, ये ठीक नहीं है। वो तुरंत होंठ फुलाकर थोड़ा नाराज होने का एक्टिंग करने लगी। अभी तो तुम मेरी टांग पकड़कर बैठे थे और अब कह रहे हो ठीक नहीं है? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार मजबूरी में मैंने खुद को संभाला और ऑकवर्ड तरीके से आगे बढ़कर उसकी वेडिंग ड्रेस के पीछे के बटन्स और लेस खोलने लगा। जब वो भारी ड्रेस उतरी तो सामने का नजारा देखकर मेरी सांस ही रुक गई। मैंने तुरंत नजरें हटा ली और मन ही मन बोलने लगा, गलत चीजों को नहीं देखना चाहिए। मुयान मेरी शर्म देखकर काफी खुश लग रही थी। वो आराम से बेड के पास गई और एलिगेंटली बैठ गई। फिर अपने खूबसूरत पैर क्रॉस करके बैठते हुए उसने पास की जगह थपथपाई। चुन्मू, यहाँ बैठो। वहां खड़े क्यों हो? मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर जाकर उसके पास बैठ गया। तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीरियस नजरों से देखते हुए बोली, चुन्मू, मैं अब घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी, मैं सीधा बोलूंगी। मैं कोई रिग्रेट नहीं छोड़ना चाहती। मुयान ने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं उस जिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो बस एक प्ले बॉय है जिसे सिर्फ मजे करना आता है। असल में अभी कुछ देर पहले जब मुयान को पता चला कि मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, तो उसकी पूरी दुनिया जैसे बदल गई। जो पहले फैमिली के लिए सैक्रिफाइस बनने वाली थी, वो अचानक आजाद महसूस करने लगी। उसके दिमाग में उसी वक्त एक ही ख्याल आया, शादी से पहले अपनी सबसे कीमती चीज उस इंसान को दे दे जिसे वो सच में चाहती है, और साथ ही उस घटिया इंसान जिया से बदला भी ले ले। इसीलिए उसने मुझे यहाँ बुलाया था। लेकिन किसे पता था कि कुछ होने से पहले ही उसका फियांसे जिया अचानक दरवाजे पर आ जाएगा। घबराहट में मुयान ने मुझे उस बड़ी सी वेडिंग ड्रेस के अंदर छुपा दिया। ये सब सोचकर मुझे तुरंत उसकी पूरी प्लान समझ आ गई। तो मैंने थोड़ा समझाते हुए कहा, चौथी बहन, शादी कोई मजाक नहीं है, तुम्हें थोड़ा और सोच लेना चाहिए। मुयान हल्का सा मुस्कुराई। क्या सोचूं? फिर उसने मुझे देखते हुए कहा, चुन्मू, तुम भी मुझे काफी पसंद करते हो, है ना? वरना अभी थोड़ी देर पहले इतने पास क्यों आए थे? मेरी खुशबू से अट्रैक्ट हो गए थे? मैं फिर से शर्म से लाल हो गया। मेरे दिमाग में खुद ब खुद वो खुशबू घूमने लगी, परफ्यूम की खुशबू, और एक लड़की की नेचुरल बॉडी सेंट। एक ऐसी खुशबू जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सच में वो बहुत ही अच्छी थी। मेरी हालत देखकर मुयान की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। वो धीमी आवाज में बोली, फैमिली के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरी खुशी सैक्रिफाइस कर दी, मुझे मजबूरी में इस शादी में धकेल दिया। मैं सच में ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मैं उस इंसान से शादी क्यों नहीं कर सकती जिसे मैं पसंद करती हूँ? ये कहते कहते वो अचानक पूरी तरह मेरे करीब आ गई और मुझसे लग गई। चुन्मू, मान लो ये तुम्हारी चौथी बहन की रिक्वेस्ट है। मैं रिग्रेट के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि बाद में पूरी जिंदगी ये सोचकर पछताऊं कि आज मैंने हिम्मत क्यों नहीं की। फिर उसने धीरे से कहा, और शादी के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं पूरी तरह डिलेमा में पड़ गया था। एक तरफ ये सोचकर कि मुयान को उस जिया जैसे इंसान से शादी करनी पड़ेगी जो लड़कियां कपड़ों की तरह बदलता है, मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंध गए। दूसरी तरफ मुयान हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थी और मैं उसे सिर्फ एक टूल बनते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन सच ये भी था, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। अगर मुयान मेरे साथ एक बार भी हो गई तो शायद वो पूरी तरह मुझ पर एडिक्टेड हो जाएगी और फिर शादी के बाद वो जिया को बार बार चीट कर सकती है। मुयान ने देखा कि मैं चुप हूँ तो अचानक वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसकी आवाज भर्रा गई, वो जिया बाहर जाकर जो चाहे कर सकता है, तो फिर मुझे क्यों वर्जिन बनकर उससे शादी करनी पड़े? मैं अपने पसंद के इंसान को क्यों नहीं चुन सकती? मैंने उसे उस हालत में देखा, सबसे कमजोर पोस्चर में, लेकिन सबसे रेबेल बात बोलते हुए। मेरा दिल अंदर से कस गया। मैं उसे पकड़कर गले लगाने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बज उठा, बिल्कुल गलत टाइमिंग पर। मैं थोड़ा होश में आया, फिर जल्दी से खड़ा हो गया। चौथी बहन, मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मुयान बस मेरी तरफ देखती रह गई और मेरी जाते ही रोने लगी और मैं दरवाजा बंद करके बाहर आया। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अभी मैं सच में खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे अंदर की रीजन मुझे रोक रही थी। अगर ये शुरू हो गया तो फिर इसका कोई एंड नहीं होगा। मैंने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, वहीं सामने जिया खड़ा था। वो ऊपर ही आ रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। ओह, ये तो मुंह फैमिली का महान यंग मास्टर है। फिर हंसते हुए बोला, ओ वेट, अब तो तुम चियन फैमिली के हो ना? मेरे होने वाले साले साहब काफी समय बाद मिल रहे हैं। मैंने उसे बिना एक्सप्रेशन के देखा। असल में मुंह फैमिली
को असली यंग मास्टर मिलने में जिया फैमिली का ही हाथ था। उनके हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप के दौरान ये पता चला कि मेरा ब्लड ग्रुप मू फैमिली से मैच नहीं करता। रिवॉर्ड के तौर पर मू परिवार ने वादा किया कि असली यंग मास्टर मिलने पर अपनी एक बेटी की शादी उनसे कर देंगे। इसके बाद जिया फैमिली ने अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा दी और आखिरकार असली बेटे को ढूंढ निकाला। यहाँ तक कि जिया और असली बेटे ने पहले ही प्लान कर लिया था मुझे मू फैमिली से बाहर निकालने का। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो जिया और भी ज्यादा हंसने लगा। युयान जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करने का मौका मिला है, इसके लिए तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए मेरे प्यारे फेक भाई। फिर वो मेरे पास थोड़ा झुककर बोला, क्या हुआ, मुझसे बहुत नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें आसमान से गिराकर सीधा जमीन पर ला दिया? अब तुम उस बड़े मुंह फैमिली के यंग मास्टर नहीं रहे। वो जोर से हंसने लगा। तुम जितना मुझसे नफरत करोगे मुझे उतना ही मजा आएगा। फिर उसकी आवाज और घटिया हो गई। और सुनो, जब तुम्हारी चौथी बहन मेरी पत्नी बन जाएगी तो मैं उसके साथ क्या करूंगा ये सोचकर ही मजा आता है। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, तुम सोचते हो मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारा कुछ भी सोचना बेकार है। अब से जब भी मुझे देखोगे तो रिस्पेक्ट से मुझे जीजा जी बुलाना पड़ेगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर से थोड़ा रिग्रेट महसूस करने लगा। अभी कुछ देर पहले मैंने मुयान को रिजेक्ट कर दिया था। अब सोच रहा था शायद मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। ऐसे घटिया इंसान के सामने मैं मोरलिटी की बात क्यों कर रहा था? उसी पल मेरे अंदर कुछ बदल गया, जैसे कोई स्विच अचानक ऑन हो गया हो। मेरी कसी हुई मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। फिर मैंने सिर उठाया और जिया की तरफ देखा जो अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था। मेरे चेहरे पर अचानक एक अजीब सी थोड़ी दया भरी मुस्कान आ गई। जिया की हंसी तुरंत रुक गई। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे मेरी मुस्कान देखकर अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं। मैं बस सीधे उसके पास से निकल गया और नीचे चला गया। जिया वहीं खड़ा रह गया। जितना वो सोचता उसे उतना ही अजीब लगता। ये अभी हंसा क्यों था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने सिर झटका और सोचा कि अभी ये सब छोड़ो, मैं काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदला, एक जेंटल और केयरिंग इंसान जैसा चेहरा बनाया और सीधे मुयान के कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, मुयान अब वेडिंग ड्रेस में नहीं थी। वो घर के कैजुअल ग्रे स्पोर्ट्सवेयर में थी। उसकी आंखें लाल थीं। स्पष्ट था कि वो अभी रोकर आई है। जैसे ही जिया ने उसे देखा, उसने तुरंत कंसर्न दिखाने का नाटक किया। वो आगे बढ़ा और उसका चेहरा छूने की कोशिश करते हुए बोला, युयान क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? मुझे जल्दी बताओ। मुयान ने तुरंत अपना शरीर साइड में किया और उसका हाथ अवॉइड कर दिया। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। जिया जरा भी नाराज नहीं हुआ। उसने आराम से अपना हाथ वापस खींच लिया। युयान, मुझे पता है कि पहले मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी जिससे तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन वो सब शादी से पहले था। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, मैं कभी चीट नहीं करूंगा। उसकी इतनी सीरियस कसम सुनकर मुयान अंदर ही अंदर हंस रही थी। ऐसी बातें वो पहले भी बहुत बार सुन चुकी थी। शादी से पहले हर आदमी यही बोलता है। वो उसे ताना मारने ही वाली थी कि जिया ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मुझ पर शक मत करो, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें ट्रस्ट दिलाने के लिए और मेरे पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने मेरे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। ये कहते हुए जिया ने अपना बेल्ट खोलना शुरू किया। मुयान ये देखकर शॉक हो गई और तुरंत एक कदम पीछे हट गई। मुयान उसे थोड़ा सस्पिशियस नजरों से देख रही थी। फिर पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी जियाजी ने सीधे एक बहुत बड़ा सा सेफ्टी पैंट्स जैसा कुछ निकाल लिया। थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, ये मेरे पेरेंट्स ने स्पेशली बनवाया है स्विट्जरलैंड से, मेल वर्जन है चैस्टिटी लॉक का। वो आगे समझाता है, जब तक मैं नहा नहीं रहा होता इसे निकाल नहीं सकता, और ये लॉक स्मार्ट भी है। इसे सिर्फ मेरे वॉच के फेशियल रिकॉग्निशन से या इस की से ही खोला जा सकता है। इतना कहते हुए उसने अपनी रिस्ट वाली वॉच मुयान के सामने कर दी। देखो, तुम्हारे लिए मैंने खुद को पूरे 1 महीने से कंट्रोल में रखा है। हर रात मेरे फादर खुद चेक करते हैं। बस जब मैं अपने रूम में होता हूँ तभी थोड़ी देर के लिए खोल सकता हूँ। मुयान पूरी तरह शॉक हो गई। उसने ऐसी चीज सिर्फ कहानियों या वियर्ड स्टोरीज में सुनी थी, लेकिन आज सामने रियल वर्जन, वो भी हाईटेक। जियाजी ने देखा कि उसका एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट हुआ है तो वो तुरंत इमोशनल मोड में चला गया। युआन, पहले मैं इमेच्योर था लेकिन अब समझ गया हूँ। अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, पूरी लाइफ लॉयल रहूंगा। फिर उसने वॉच खोलकर अनलॉकिंग ऐप दिखाया। शादी के बाद मैं पेरेंट्स का एक्सेस हटा दूंगा। तुम्हारी परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम मुझ पर ट्रस्ट ना करो। मुयान थोड़ी ऑकवर्ड हो गई, समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। ये सब क्या है? लेकिन जियाजी सीरियस था। उसने वॉच उसके सामने और पास कर दी। युआन, अपना फेस स्कैन कर दो, ये मेरी सिंसियरिटी है। मुयान ने मजबूरी में थोड़ा आगे झुक
झुककर फेस स्कैन कराया। पीप, फेशियल डेटा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। तब जाकर जियाजी सेटिस्फाइड हुआ। उसने वॉच वापस ली, फिर पॉकेट से एक की निकालकर मू यान के हाथ में रख दी। ये फिजिकल की है, इसे भी तुम रख लो, मेरी फ्यूचर वाइफ। अब से मेरी केयर करना। मू यान ने की पकड़ ली और धीरे से बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे अकेला रहना है। ठीक है। जियाजी खुश होकर तुरंत बाहर चला गया। उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं था। अगर मू यान से शादी हो जाए तो वो लाइफ टाइम भी ये पहनने को रेडी था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे की स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई, क्योंकि सामने मैं खड़ा था। जैसे ही जियाजी बाहर निकला, सामने मुझे देखकर उसका दिल एकदम धक से रह गया। अंदर से तो उसे मुझसे घिन आती थी, लेकिन मू यान के सामने कुछ दिखा नहीं सकता था, इसलिए उसने तुरंत फेक स्माइल लगा ली। हेलो ब्रदर इन लॉ। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, सीधे उसके पीछे खड़ी मू यान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। हेलो ब्रदर इन लॉ। जैसे ही मू यान ने मेरी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। छोटे भाई मुगी, जल्दी अंदर आओ, फोर्थ सिस्टर को तुमसे कुछ काम है। जियाजी को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। बस जाते जाते उसने मुझे ऐसे एंगल से देखा कि सिर्फ हम दोनों समझ सके। उसकी आंखों में साफ कंटेम्प्ट था, जैसे कह रहा हो, घर से निकाला गया कचरा मुझसे एटीट्यूड दिखा रहा है। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया, शादी के बाद असली यंग मास्टर म्यूजिक के साथ मिलकर मुझे घर से निकाल देगा। जैसे ही वो गया, मैं अंदर आया और बिना कुछ बोले दरवाजा लॉक कर दिया। ये देखकर मू यान का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। क्या हुआ, सोच लिया तुमने? फोर्थ सिस्टर की विश पूरी करने आए हो? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैं सीधे उसके पास पहुंच गया, क्योंकि मैं चाहता था जियाजी को कभी ना कभी ये समझ आए कि जिस चीज पर वो इतना प्राउड है, वो मुझे पहले ही मिल चुकी है। करीब 2.5 मिनट बाद मैंने उसे छोड़ा, फिर हल्की सांस लेते हुए बोला, फोर्थ सिस्टर, मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ। मू यान पहले थोड़ी स्टन्ड हुई, फिर हंस पड़ी। मुझे लगा नहीं था हमारा छोटा भाई इतना नॉटी निकलेगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन तुमने मेरी विश मान ली है तो मैं भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इतना कहकर वो उठी और उस बड़े से वेडिंग ड्रेस की तरफ चली गई। मैं भी उसके साथ गया और उसकी हेल्प करने लगा ड्रेस पहनने में। लेकिन जैसे ही ड्रेस पहन लिया, मू यान ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, ये ड्रेस बहुत भारी है, मूव करना मुश्किल है, मैं चेंज कर लेती हूँ, टोस्ट वाला आउटफिट पहन लेती हूँ, वो ज्यादा सूट करता है। मैंने सिर हिला दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे सामने जो मू यान खड़ी थी, वो एक लाल रंग के शूहे आउटफिट में थी। उसका पूरा बॉडी परफेक्टली हग कर रहा था वो ड्रेस। नीचे की स्कर्ट भी परफेक्ट लेंथ की थी, ना ज्यादा फॉर्मल ना ज्यादा मॉडर्न, दोनों का परफेक्ट मिक्स। उस पल वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग लग रही थी। मैं कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखता ही रह गया। मू यान के दिल में उस वक्त बहुत खुशी थी। वो हल्के से घूमी और मुस्कुराकर बोली, छोटे भाई मुगी, सुंदर लग रही हूँ। मैंने बिना सोचे कहा, बहुत सुंदर। मेरे इतना कहते ही अगले ही पल मैंने मू यान को सीधे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बड़े वाले सॉफ्ट बेड की तरफ चल पड़ा। मू यान हल्का सा चौंक गई। उसके हाथ अपने आप मेरी गर्दन के चारों तरफ आ गए। लाल शुहे आउटफिट और सफेद बेडशीट, दोनों का कॉन्ट्रास्ट एकदम शार्प लग रहा था। कमरे का माहौल अचानक गर्म सा हो गया। करीब 2.5 घंटे बाद मू यान एक ओबीडियंट किटन की तरह मेरी बाहों में लेटी हुई थी। उसकी आवाज धीमी और सॉफ्ट थी, छोटे भाई मुगी, मैं अभी कैसी लगी? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, अच्छी, लेकिन 10 में से 9। वो तुरंत नखरे से बोली, सिर्फ 9 क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। पहले 10 थी, अब एक लेयर कम हो गई। वो एक पल के लिए रुकी, फिर हल्के से हंस पड़ी। तो तुम्हें रिग्रेट है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, अब रिग्रेट बोलना खुद को ही स्लैप करने जैसा होगा, है ना? और सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। ये सुनते ही मू यान ने आगे बढ़कर मेरे होंठों पर हल्का सा किस कर दिया। मुझे पता था छोटे भाई मुगी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने धीरे से कहा, फॉरेस्ट सिस्टर, तो तुम्हारी शादी का क्या? ये वो सवाल था जो मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न कर रहा था। मू यान के चेहरे की मुस्कान थोड़ी हल्की पड़ गई। वो फिर से मेरी बाहों में लेट गई और धीरे से बोली, शादी तो होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझसे एक बात कहो। मैं तुरंत समझ गया, उसे सिर्फ मेरा साथ नहीं, मेरा दिल भी चाहिए। और एक आदमी का प्यार क्या होता है? पॉजेसिवनेस। तो मैंने धीरे से कहा, फोर्थ सिस्टर, मैं जियाजी को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो मुस्कुराई, तुम टेंशन मत लो, मैं बस वहां शादी करूंगी, लेकिन खुद को कभी उसे नहीं दूंगी। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। मैंने संतोष से सिर हिलाया। तभी मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी उस की पर पड़ी। मैंने उसे उठाया और घुमाते हुए पूछा, ये क्या है? मू यान आलस से करवट लेकर पेट के बल लेट गई, हाथ से ठुड्डी टिकाकर मुझे देखते हुए बोली, जियाजी के चास्टिटी लॉक की। मैं तुरंत इंटरेस्टेड हो गया। अच्छा, डिटेल में बताओ। तब उसने पूरा सीन बताया, कैसे जियाजी ने अभी लॉयल्टी दिखाने के लिए ये सब किया, फेशियल रिकॉग्निशन, वॉच और ये बैकअप की। सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं सोचता था वो सिर्फ एरोगेंट इडियट है, लेकिन वो तो फैमिली कंट्रोल
कंट्रोल्ड निकला। शादी के लिए इतना सब, ये आदमी है भी। मुंह यान भी हंसने लगी। तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ये कि तुम रख लो। मैं एकदम रुक गया। मैं रखूं? वो कैजुअली बोली, हाँ मेरे पास रखकर क्या करूंगी, देख कर इरिटेट ही होती हूँ। तुम रखो, प्ले करो। मैंने हाथ में की को देखा और मेरे चेहरे पर स्माइल और बड़ी हो गई। मतलब अब पूरा कंट्रोल मेरे पास। जैसे कोई कंट्रोल टावर प्लेन की उड़ान डिसाइड करता है, वैसे ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ उड़ना है या हमेशा हैंगर में खड़ा रहना है। ये उसे मारने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मैंने बिना सोचे कहा, ठीक है फोर्थ सिस्टर, मैं रख लेता हूँ। तभी थड़ 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 दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। दरवाजे पर तेज नॉक होते ही मैंने तुरंत उठकर दरवाजा अनलॉक किया और खोल दिया। सामने एक प्यारा सा चेहरा दिखा। मुकेचिन खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे देखकर ब्लिंक कर रही थी। छोटे भाई मुग्गी, आप फोर्थ सिस्टर के रूम से क्यों निकल रहे हो? मेरी तो एक सेकंड के लिए हालत खराब हो गई। वो मैं सिस्टर यान की वेडिंग ड्रेस देखने आया था। ओह, मुकेचिन ने कुछ सोचा नहीं, सीधे टिपटॉय करके अंदर झांकने लगी। उसे अंदर मुंह यान दिख गई, जो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चलना थोड़ा अजीब था और चेहरा भी हल्का लाल। तो उसने पूछा, फोर्थ सिस्टर को क्या हुआ? वो ठीक से चल क्यों नहीं रही? मेरा दिल फिर से उछल गया। अरे वो ड्रेस बहुत हैवी और टाइट है, बहुत देर पहनने से ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अफेक्ट हो गया, इसलिए। मुकेचिन ने सिर हिलाया। लेकिन फिर एक और सवाल, तो फिर वो दो छोटी ब्रेड्स क्यों बनाए हुए हैं? उन्हें तो ये हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा बोलती हैं चाइल्डिश लगता है। अब मैं सच में अटक गया। फिर समहाउ बोला, वो नया स्टाइल ट्राई कर रही हैं वेडिंग ड्रेस के साथ, यूनिक लग रहा है ना? मुकेचिन ने बिना डाउट किए सिर हिला दिया। हम ठीक है। फिर बोली, चलो नीचे, खाना रेडी है, सब वेट कर रहे हैं। हम तीनों नीचे जाने लगे, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे, सामने से जियाजी ऊपर आ रहा था। जैसे ही उसने मुंह यान को देखा, उसकी आंखें लिटरली चमक उठी। मुंह यान इस समय बिल्कुल अलग लग रही थी। चेहरा ग्लोइंग, आंखें सॉफ्ट, पूरा ऑरा बदल चुका था। एक अजीब सा आकर्षण जो सिर्फ अंदर से सेटिस्फाई होने के बाद आता है। जियाजी अंदर से खुशियों से भर गया। उसे लगा अभी जो उसने सिंसियरिटी दिखाई थी वो काम कर गई। उसने हकलाते हुए पूछा, युआन, तुम और छोटे भाई मुग्गी अंदर क्या कर रहे थे? मुंह यान बिल्कुल काल्म थी, ना चेहरा बदला ना हार्ट बीट। मैं कुछ ड्रेसेस ट्राई कर रही थी और छोटे भाई मुग्गी से ओपिनियन ले रही थी। आखिर उनका टेस्ट बहुत हाई क्लास है, डिजाइनर्स से भी बेहतर। मैंने तुरंत बात पकड़ी, हाँ अभी जो शुहेई आउटफिट फोर्थ सिस्टर ने ट्राई किया वो इतना सुंदर था कि जैसे फेरी जमीन पर उतर आई हो। जियाजी और खुश हो गया। सच में? तो मैं भी देखना चाहता हूँ, वो एक्साइटेड होकर बोला। अभी पहनकर दिखाओ ना। मुंह यान ने हल्का सा शर्माते हुए सिर हिलाया। नहीं, शादी के दिन देखना। ठीक है ठीक है। वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। चारों नीचे जाकर साथ में खाना खाने लगे। खाने के बाद जियाजी बोला, चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं डाइजेशन के लिए। मुंह यान ने सिर हिलाया, फिर नेचुरली मेरी तरफ देखा। छोटे भाई मुग्गी, तुम भी चलो। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही जियाजी जल्दी से बोला, हाँ हाँ तुम भी आओ, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। मैनर बहुत बड़ा था। चलते चलते जियाजी शुरू हो गया, अपनी बातें, अपनी तारीफ नॉन स्टॉप। तुम लोगों को पता नहीं, बिजनेस के अलावा मेरी रेसिंग स्किल्स भी टॉप लेवल की है। F1 वाला वर्स्टैपेन जानते हो, मोनाको चैंपियन, हम दोनों ने साथ में ड्रिंक भी किया है, फोटो भी है मेरे पास। वो इतना बोस्ट कर रहा था कि उसे खुद की एरोगेंस का भी एहसास नहीं था, लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसके बगल में चलते हुए मैं और मुंह यान पीछे सीक्रेटली हाथ पकड़कर चल रहे थे। मेरी उंगलियां उसकी हथेली में हल्के हल्के सर्कल बना रही थी, कभी कभी सॉफ्टली दबा भी देता था। मुंह यान हंसी रोक रही थी, ऊपर से सिर हिलाकर ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे ध्यान से सुन रही हो। कुछ देर बाद जियाजी बोला, कभी तुम्हें ट्रैक पर लेकर जाऊंगा, तब समझोगे रियल स्पीड क्या होती है। मैं कैजुअली बोला, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मुंह यान ने भी साथ दिया, मुझे ज्यादा थ्रिलिंग चीजें पसंद नहीं, मुझे तो साइकिल चलाना पसंद है, स्लोली सीनरी एंजॉय करते हुए। फिर वो अचानक बोली, मुझे पोगाचार बहुत पसंद है, उसे राइड करते देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं तुरंत समझ गया, मुझे भी साइकिलिंग पसंद है, लेकिन मुझे विंगेगार्ड ज्यादा पसंद है, उसकी क्लाइंबिंग एबिलिटी क्रेजी है। रियाजी एकदम ब्लैंक हो गया, ये कौन है? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने मौका पकड़ लिया इम्प्रेस करने का। साइकिलिंग, उसमें भी मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास कई इंपोर्टेड माउंटेन बाइक्स हैं, जो भी स्पीड रिलेटेड स्पोर्ट है मैं उसमें बेस्ट हूँ, कभी तुम्हें साइकिलिंग पे ले जाऊंगा। मुंह यान ने हल्की मिस्चिवस स्माइल के साथ पूछा, तो जब तुम साइकिल चलाते हो कौन सा पोजीशन यूज करते हो? जियाजी कंफ्यूज, पोजीशन? अरे बस बैठकर पेडल करते हैं ना, या थोड़ा झुककर विंड रेजिस्टेंस कम करने के लिए। मुंह यान ने सिर हिलाया, मुझे तो खड़े होकर पेडल करना पसंद है, खासकर जब अपहिल हो। प्रोफेशनल्स भी अटैक करते वक्त खड़े होकर ही पेडल करते हैं, तभी पावर आती है, तुम अभी इनएक्सपीरियंस्ड हो। मैंने हंसी दबाते हुए कहा, हाँ ब्रदर इन लॉ, स्टैंडिंग पेडल मेरी स्पेशलिटी है, लेकिन लंबी चढ़ाई में पैर थोड़े थक जाते हैं। मैंने उसे इनोसेंट नजर से देखा, कभी साथ चलते हैं साइकिलिंग पर। मुंह यान अब हंसी रोक नहीं पा रही थी, उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। जियाजी को लगा मैं उससे फ्रेंडली हो रहा हूँ। वो खुश होकर अपनी चेस्ट थपथपाने लगा।
ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, हम सब फैमिली हैं, एक दूसरे की हेल्प करना तो बनता ही है। अगली बार हम तीनों कंट्री साइड में राइड पर चलेंगे। जब तुम पेडलिंग से थक जाओगे तो मैं पीछे से पुश कर दूंगा। मैंने खुश होकर स्माइल किया और तुरंत मान गया। हाँ ब्रदर इन लॉ। तीनों के वॉक खत्म होने के बाद मैं और मू योयान गाजी को उसकी कार तक छोड़ने गए। जैसे ही गाजी कार में बैठा वो ऑलरेडी अगले साइकिलिंग एक्सपीरियंस को लेकर एक्साइटेड हो गया। रास्ते भर वो साइकिलिंग के बारे में नॉलेज ठूंसता रहा अपने दिमाग में। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगली बार तक उसे एक्सपर्ट बनना ही है। उधर जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने देखा कि 8वीं बहन मुकचिन अचानक मेरी तरफ आई। छोटे भाई सही टाइम पर आए हो, जल्दी मेरे रूम में चलो, कुछ एडवांस्ड मैथ प्रॉब्लम्स हैं, समझ नहीं आ रहे, जल्दी मुझे थोड़ा ट्यूटर करो। इतना बोलकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे अपने रूम में खींच लिया। जैसे ही मैं उसके रूम में एंटर हुआ एक स्वीट कर्ली फ्रेग्रेंस मेरे फेस से टकराई। इस वक्त मुकचिन मेरे पास कारपेट पर क्रॉस लेगेड बैठ गई, फिर अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर मुझे सीरियसली देखने लगी। भाई मूंगी, म्यूजिकल वापस आ रहा है, तुम सैड तो नहीं हो? मेरा दिल तुरंत गर्म सा हो गया। फिर मैंने सिर हिलाया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। झूठे। मुकचिन ने मुंह फुला लिया। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है। अचानक मुंह फैमिली के यंग मास्टर से फेक यंग मास्टर बन जाना, दिल में थोड़ा लॉस तो फील होता ही होगा। फिर उसने थोड़ा सॉफ्ट होकर कहा, लेकिन टेंशन मत लो, बाकी लोग जैसे भी हों मैं पहले जैसी ही रहूंगी, बल्कि तुमसे और अच्छा ट्रीट करूंगी। इतना बोलते ही उसने शरारती विंक किया। एक्चुअली मुझे तो ये सिचुएशन और भी अच्छी लग रही है। पहले हम भाई बहन थे लेकिन अब नहीं। सोचो तो सही, अचानक तुम्हारे पास 8 ब्यूटीफुल और रिच सिस्टर्स हैं जिनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ये तो बहुत बड़ा गेन है ना? मेरे दिल का भारीपन काफी हद तक हल्का हो गया। 8वीं बहन, बस तुम ही ऐसा लॉजिक निकाल सकती हो, ये ट्विस्टेड लॉजिक नहीं है। वो थोड़ा नखरे से बोली। चलो अब काम की बात करते हैं, जल्दी ये प्रॉब्लम समझाओ। इतना सोच लिया कि बाल गिरने वाले हैं। मैं मुस्कुराया, वर्कबुक लिया और उसे समझाने लगा। ट्यूटरिंग सेशन खत्म होने के बाद मुकचिन ने अचानक अपने बैग से कुछ निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। भाई मूंगी, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने नीचे देखा, ये एक कार की थी। उस पर प्रांसिंग हॉर्स का लोगो बना हुआ था जिसे मैं बहुत अच्छे से पहचानता था। सिस्टर ये। मुकचिन ने बिना कुछ सुने मुझे सीधे विंडो तक खींच लिया, फिर बाहर गैराज की तरफ इशारा किया। फेरारी 488 पिस्ता, तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस गिफ्ट। लड़कों को ऐसे कूल कार्स पसंद नहीं होती क्या? अब से तुम हमारे फैमिली के कॉलेज स्टूडेंट हो। मैंने ठंडी कार की पकड़ी हुई थी लेकिन मेरा दिल अंदर से जल रहा था। पहले चौथी बहन की मल्टी मिलियन वॉच, अब 8वीं बहन की मल्टी मिलियन फेरारी। और इस वक्त मुकचिन मेरे स्टंडन एक्सप्रेशन को देख रही थी लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब एक्टिंग की जरूरत नहीं, कार्ड्स टेबल पर रखने का टाइम आ गया है। पहले हम सिबलिंग्स थे इसलिए डिस्टेंस रखना पड़ता था, लेकिन अब ब्लड रिलेशन नहीं है। फिर ये सब क्यों? मूगी इतना हैंडसम और काइंड है, मैं उसे किसी और को क्यों दूं? जब मैं अभी भी शॉक में था, एक हाथ में मल्टी मिलियन वॉच और दूसरे में लगभग $10 मिलियन की फेरारी की, मैं अपने रूम में वापस आया। मुझे सच में लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। कल तक मैं एक फेक यंग मास्टर था जिसे घर से निकाला जाने वाला था, और आज मेरे पास लग्जरी वॉच भी है और लग्जरी कार भी। मेरी बहनों का प्यार बहुत हैवी भी था और बहुत स्वीट भी, खासकर चौथी बहन। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए मेरा चेहरा खुद ब खुद गर्म हो गया। अगली सुबह जब मैं नीचे डाइनिंग रूम में पहुंचा तो कुछ लोग पहले से टेबल पर बैठे थे। वहां थी बड़ी बहन मू यूलू, उनके लाइव इन हस्बैंड यान हुआंग, चौथी बहन मू योयान और 8वीं बहन मुकचिन। जैसे ही मैं अंदर आया मू योयान की आंखें तुरंत चमक उठी। उसकी वो इंटेंस नजर देखकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया और कल की सारी बातें तुरंत याद आ गई। मुझे फिर से अपने गाल गर्म महसूस होने लगे। मैंने जल्दी से सिर झुका लिया, जाकर चेयर खींची और बैठ गया। तभी मुकचिन ने तुरंत स्वीट स्माइल के साथ मुझे ग्रीट किया और मेरे सामने एक ग्लास वार्म मिल्क रख दिया। भाई मुए, गुड मॉर्निंग, कल रात ठीक से सोए? मैंने थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग 8वीं बहन, हाँ ठीक से सोया। जैसे ही ये वर्ड्स निकले डाइनिंग टेबल का माहौल अचानक थोड़ा स्ट्रेंज हो गया, खासकर यान हुआंग। उसकी नजरों में मेरे लिए साफ साफ कंटेम्प्ट दिख रहा था। तभी हमेशा शांत रहने वाली बड़ी बहन मू यूलू अचानक बोली, छोटे भाई मुए इधर आओ जरा। मैं तुरंत उठकर उनके पास गया। वो मुझे लिविंग रूम के एक साइड वाले क्वाइट कॉर्नर में ले गई, फिर मुझे जेंटली देखने लगी। छोटे भाई तुम अपसेट हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं बड़ी बहन, अब भी जिद कर रहे हो? इतना कहकर उन्होंने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, एक हैंडकरचीफ निकाला और मेरे मुंह के पास हल्के से वाइप किया। तुम्हारे फेस पर मिल्क लगा है और कहते हो सब ठीक है? मैं वहीं फ्रीज हो गया। मेरी मेमोरी में मू यूलू हमेशा स्ट्रिक्ट और रैशनल थी, लेकिन आज जैसा जेंटल बिहेवियर ये पहले कभी नहीं देखा था। मू यूलू ने देखा कि मैं चुप हूं तो उन्होंने हल्की सी साई ली। चाहे मुझे वापस आए
चाहे या नहीं, तुम हमेशा मू फैमिली के ही मेंबर रहोगे और मेरे छोटे भाई हो। मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर उन्होंने अपने हैंडबैग से एक फोल्डर निकाला और सीधे मेरे हाथ में दे दिया। ये तुम्हारे लिए है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बड़ी बहन, ये क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराई। गिफ्ट है, मूजी के पास है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। मैंने तुरंत फोल्डर खोला, लेकिन जैसे ही अंदर देखा, मेरी आंखें शौक से फैल गई। ये एक प्रॉपर्टी डीड थी। जांग यूनिवर्सिटी टाउन के बिल्कुल पास एक न्यूली बिल्ट होटल स्टाइल सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग, और ओनर सेक्शन में साफ लिखा था मूगे। मैंने तुरंत मुंह यूलू की तरफ देखा, पूरी तरह स्टंट। बड़ी बहन, ये बहुत एक्सपेंसिव है। उन्होंने मुझे सीरियस नजर से देखा। ले लो, तुम जल्द ही यूनिवर्सिटी शुरू करने वाले हो, तुम्हारे पास अपना प्लेस होना चाहिए। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास अपना बेस हो, ताकि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा खड़े रह सको। उस मोमेंट पर मेरा दिल पूरी तरह बहनों के प्यार से भर गया। कल चौथी बहन की मल्टी मिलियन वॉच, 8वीं बहन की $10 मिलियन कार, और आज बड़ी बहन की हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की बिल्डिंग। ये बहनें हैं या देवियां? यहाँ गिफ्ट देने का कंपटीशन चल रहा है क्या? मैं अभी भी इमोशनल था कि तभी पीछे से दो खुशबू भरी हवा जैसी प्रेजेंस आई। छोटे भाई, यहाँ बड़ी बहन के साथ क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। 7वीं बहन मू कारिन और छठी बहन मू काई दोनों आ चुकी थी, और बहुत नेचुरली उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ ली। फिर मू काई ने क्यूरियस होकर पूछा, छोटे भाई, तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो, बड़ी बहन ने फिर कुछ अच्छा दे दिया क्या? लेकिन मू कारिन ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। चलो चलो, हमारे साथ बाहर वॉक पर चलो, थोड़ा फ्रेश एयर लो। उधर मू यूलू वहीं खड़ी रह गई और हम तीनों को जाते हुए देखती रही। उनके दिमाग में कई थॉट्स एक साथ घूमने लगे। ये बच्चा सच में बड़ा हो गया है। अब ये ऐसा आदमी बन गया है जो लड़कियों का दिल हिला सकता है। अगर पहले पता होता कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, अगर फैमिली के इंटरेस्ट के लिए मैंने यान हुआंग से शादी न की होती, तो शायद असल में मू यूलू और यान हुआंग की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन वो हमेशा अलग अलग रूम्स में सोते थे। ना कोई क्लोजनेस, ना हाथ पकड़ना तक। यान हुआंग अपनी लिमिट्स में रहता था, बस थोड़ा एम्बिशियस था, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं किया। और जब तक वो कुछ गलत न करे, मू यूलू भी उसे चीट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। लेकिन अब मू यूलू को सच में रिग्रेट हो रहा था। अपने उसी छोटे भाई को, जिसे उन्होंने बचपन से बड़ा होते देखा, अब अपनी छोटी बहनों के टारगेट बनते हुए देखना, उनके दिल में एक अजीब सा भारीपन आ गया। उधर मैं इस वक्त मू काई और मू कारिन के बीच में था। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, सच बताओ, क्या तुम सबने ये सब पहले से प्लान किया था? क्या प्लान? मू कारिन ने इनोसेंट बनते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। मैंने उसे सीरियसली देखा। ये गिफ्ट सब ऐसे दे रहे हैं जैसे रिले रेस चल रही हो। मू कारिन जोर से हंस पड़ी, पूरा बॉडी मेरे हाथ पर गिर गया। ऊप्स, पकड़े गए। हाँ, हमने डिस्कस किया था। फिर उसने कैजुअल टोन में कहा, मुझे वापस आ रहा है। मॉम और डैड डेफिनेटली बड़ा ड्रामा करेंगे। हमें डर था कि तुम अपसेट हो जाओगे या नेग्लेक्टेड फील करोगे, तो हमने डिसाइड किया कि तुम्हें डबल अच्छा ट्रीट करेंगे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल सच में गर्म हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी हॉट स्प्रिंग में बैठा हूँ, पूरा दिल वार्म। मैंने नीचे देखा, मुंह कारिन अभी भी मेरे हाथ से चिपकी हुई थी और हल्के हल्के मुझसे रगड़ खा रही थी। मेरे एंगल से उसकी टी शर्ट के अंदर तक साफ दिख रहा था। उसकी व्हाइट स्किन, ये कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? मैंने तुरंत नजर हटा ली और मन में खुद से कहा, गलत चीज मत देखो। तभी एक ब्लैक एमपीवी धीरे धीरे आकर हमारे पास रुकी। डोर खुला। सबसे पहले उतरी एक वुमन नीट बिजनेस सूट में, तीसरी बहन मू तांगुन। उसके बाद एक फुली कवर्ड पर्सन उतरा, सनग्लासेस और मास्क पहने हुए। उसने सनग्लासेस और मास्क हटाया, एक बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया। वो थी 5वीं बहन मू यूकियान। अगले ही पल वो एक छोटी चिड़िया की तरह हाथ फैलाकर मेरी तरफ दौड़ी। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। एक सॉफ्ट बॉडी सीधे मुझसे टकराई। उसने मुझे कसकर हग किया और मेरे गाल पर एक जोरदार किस दे दिया। छोटे भाई मुए, आई मिस्ड यू सो मच। मैं वही स्टोन बन गया। ये वही फिफ्थ सिस्टर है जिसे ऑनलाइन लोग आइस क्वीन कहते हैं। ये इमेज तो पूरी तरह कोलैप्स हो गई। उधर तीसरी बहन मू तांगुन धीरे धीरे हमारे पास आई। ब्रीफ केस हाथ में था। वो मेरे सामने रुकी, कुछ नहीं बोली, बस अपनी डीप काल्म आईज से मुझे कुछ सेकंड्स तक देखती रही। तभी विला के एंट्रेंस पर एक और कार आकर रुकी। बेंटली डोर खुला। लाइट ब्लू लॉन्ग ड्रेस पहने एक वुमन बाहर उतरी। दूसरी बहन मू यूई। अंदर से बड़ी बहन मू यूलू भी बाहर आ गई। सब आ गए हैं, चलो अंदर चलते हैं। सब अंदर आए। मू यूलू ने थ्रोट क्लियर किया और बोली, जब सब आ गए हैं तो बात शुरू करते हैं। आज मैंने सबको बुलाया है म्यूजिक को वेलकम करने के लिए। मॉम और डैड चाहते हैं कि हम फैमिली एटीट्यूड दिखाएं, और मैंने उसका बैकग्राउंड भी चेक करवाया है। मुझे 18 साल का है, हमारे छोटे भाई के सेम बर्थडे का, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, ज्यादातर टाइम इंटरनेट कैफेज और पुल हॉलेज में रहता है। कुछ खराब
लोगों के साथ रहता है और मैं काम आसपास के स्कूल्स में प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करना है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा लिविंग रूम डेड साइलेंट हो गया। सब बहनों के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। प्रोटेक्शन मनी, ये सुनकर सबसे पहले कंट्रोल खोया मुंह कारिन। वो हंसते हंसते सोफा पर गिर गई। ओ माय गॉड, ये क्या स्क्रिप्ट है? उसे लगता है वो बहुत कूल है क्या? मैं बेट लगाती हूँ उसके बॉडी पर टैटू होगा, लेफ्ट में ड्रैगन, राइट में टाइगर। इतना कहकर उसने अचानक मेरा नेक पकड़ लिया और मेरे गाल पर किस कर दिया। हमारा छोटा भाई मूगे ही बेस्ट है, टॉप स्टूडेंट, हैंडसम, क्लीन, यही असली यंग मास्टर लगता है। मुक्चिन ने भी अपनी क्यूट सी नाक सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर साफ डिस्कास्ट था। ये सुनकर ही डर लग रहा है वो अपनी ये गंदी आदतें घर तो नहीं लाएगा ना। मुझे नहीं चाहिए कि घर में सिगरेट और अल्कोहल की स्मेल आए। हमारा छोटा भाई मूगी तो हमेशा इतना फ्रेश और अच्छा स्मेल करता है। इस वक्त पांचवी बहन मू यूकियान का एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गया। उसने सनग्लासेस उतारे और अपने माथे को हल्के से दबाया। ये क्या इंटरनेशनल जोक है? तुम मुझे एक ऐसे थक के साथ सिस्टर्स बनाओगे जो प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करता है? अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी इमेज का क्या होगा? मेरा कमर्शियल वैल्यू तो तुरंत खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर उसने इरिटेट होकर अपने बाल पीछे किए, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी नजर तुरंत सॉफ्ट हो गई। थैंकफुली हमारा छोटा भाई मूगी इतना आउटस्टैंडिंग है। तुम्हें बाहर ले जाना तो प्राउड फील कराने जैसा है। जब मेरी नेक्स्ट मूवी शूट शुरू होगी मैं तुम्हें सेट पर बुलाऊंगी। देखना बाकी सब लड़कियां जलसी से जल जाएंगी। हमेशा जेंटल रहने वाली चौथी बहन मू यो यान अब बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी नजर शार्प और फर्म थी। उसका हाथ धीरे धीरे फिस्ट में बदल गया। मैं अग्री नहीं करती उसे घर में रहने देने के लिए। जिसका कैरेक्टर खराब हो वो फैमिली की रेपुटेशन खराब कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उसने हमारे छोटे भाई मूगी को हर्ट किया तो मैं किसी को भी उसे हार्म करने नहीं दूंगी। मूगी इतना इनोसेंट और अडोरेबल है, उसे एक थग के साथ रखना ये तो मिरेकल होगा अगर वो सेफ रहे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल हल्का सा कांप गया और कल रात का सीन अपने आप मेरे दिमाग में फ्लैश होने लगा। इस वक्त चौथी बहन बिल्कुल एक लायनेस जैसी लग रही थी जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हो। तभी अब तक चुप रहने वाली दूसरी बहन मू यूई धीरे से बोली, एक्चुअली अगर कोई भटका हुआ इंसान वापस आए तो वो बहुत वैल्यूएबल होता है। शायद उसके पास पहले रिसोर्सेज नहीं थे, हमें उसे एक चांस देना चाहिए। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। बाकी बहनों की कोल्ड नजरों ने उसे रोक दिया। वो तुरंत चुप हो गई और धीरे से बोली, लेकिन हमारा घर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा छोटा भाई मूगी हमेशा वेल बिहेव्ड रहा है, बहुत रिलायबल है। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर से स्पीचलेस हो गया। हे भगवान, मूजी अभी तक आया भी नहीं और ये सब मिलकर उसकी वर्बल बीटिंग कर चुकी है और मुझे आसमान पर चढ़ा दिया है। ऐसा प्रेज जैसे दुनिया में मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये फीलिंग अच्छी भी थी लेकिन प्रेशर भी उतना ही हैवी था। तभी बड़ी बहन मू यूलू ने सबको देखा और फाइनली बोली, बस काफी है। मॉम और डैड का डिसीजन हम चेंज नहीं कर सकते। मूजी आज इस घर में आएगा ही। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नजर तुरंत सॉफ्ट हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे भाई मूगे को सफर करना पड़ेगा। तुम हमेशा हमारे छोटे भाई रहोगे, ये कोई बदल नहीं सकता। लिविंग रूम की डिस्कशन खत्म हो गई लेकिन हवा में अभी भी टेंशन था। सब बहनों ने कुछ कहा नहीं लेकिन उनकी आंखों के सिग्नल साफ थे। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। सारी सिस्टर्स मुझे घेर कर बैठी थी। हर तरफ अलग अलग परफ्यूम की खुशबू और उनकी गर्म नजरें। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत कीमती चीज हूँ। दिल से खुशी भी हो रही थी लेकिन प्रेशर भी बहुत था। तभी बाहर से एक कार की आवाज आई। इंजन की आवाज धीरे धीरे पास आई और विला के सामने आकर रुक गई। पूरा लिविंग रूम अचानक शांत हो गया। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। सबसे पहले कार से मू परिवार के हेड मू यांग कुआन उतरे। उनके पीछे मदर बाउजू थी। उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों साफ दिख रहे थे। कार से उतरते ही उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर अंदर हाथ बढ़ाया जैसे कोई बहुत कीमती ट्रेजर बाहर आने वाला हो। धीरे, सिर मत टकराना। फिर कार से एक लड़का बाहर निकला। वो था चुनमू। उसने जैसे ही सामने कैसल जितना बड़ा विला देखा उसकी आंखें पूरी फैल गईं। मुंह खुला का खुला रह गया, बिल्कुल ऐसे जैसे पहली बार इतनी लग्जरी देख रहा हो। फिर उसने जोर से कहा, अरे मॉम, डैड, ये सच में हमारा घर है? इतना डैमन कूल। बावजू की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ श्याओ जी, ये अब तुम्हारा घर है। अब कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। मू यांग कुआन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें उसके कपड़े और बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को रोक लिया। अंदर जाने से पहले कपड़े बदल लो। क्यों? चुनमू कंफ्यूज हो गया। ये आउटफिट कितना हैंडसम है, मैंने स्पेशली पहना है। मेरे सारे ब्रोस बोलते हैं इसमें मैं सबसे कूल लगता हूँ। मुयांग कुआन के होंठ फड़के लेकिन आखिर में उन्होंने सिर्फ लंबी सांस छोड़ी। तभी चुनमू की नजर सामने खड़ी लग्जरी कार्स पर पड़ी, खासकर लाल फेरारी 488 पर। उसकी आंखों में लालच साफ दिखने लगा। डैम, न फेरारी, ये किसकी कार है? बहुत कूल है। उधर लिविंग रूम में सबसे पहले बड़ी बहन मू यूलू खड़ी हुई। वो आ गया होगा, चलो बाहर चलते हैं। दूसरी बहन मू यूई थोड़ा हिचकिचाकर उठी। तीसरी बहन मू तांग चुन ने बिना एक्सप्रेशन बदले कप नीचे रखा और खड़ी हो गई। बाकी सिस्टर्स भी धीरे धीरे उठ गई। सिर्फ चौथी बहन मू यो यान
बहन वहीं सोफा पर बैठी रही, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने हेल्पलेस होकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरी नजर पकड़ी, हल्का सा नाराज होकर हूं किया, लेकिन आखिर में वो भी उठ गई। जब आठों सिस्टर्स बाहर पहुंची और उन्होंने चुन्मू को देखा, सबकी आईब्राउज एक साथ सिकुड़ गई। पीले रंग के बाल, टाइट स्कल टी शर्ट, इतनी टाइट जीन्स कि देखकर ही दम घुट जाए। पूरा लुक किसी स्पिरिचुअल अटैक जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि हमेशा काम रहने वाली बड़ी बहन मुयूलू भी कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गई। उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये सच में मु परिवार का ब्लड लाइन है? सबसे पहले साइलेंस तोड़ी चौथी बहन मुयोयान ने। उन्होंने चुन्मू की तरफ उंगली करके जोर से हंसते हुए कहा, हे भगवान, ये कौन सा नाइट क्लब डीजे भागकर यहाँ आ गया? फिर उसके बालों को देखकर बोली, इसके बाल हैं या मशरूम कॉस्प्ले? सातवीं बहन मुकारेन तो हंसते हंसते सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बस अब मेरी आंखें खराब हो गईं। रिकवरी के लिए मुझे छोटे भाई मूजी से किस चाहिए। फिर उन्होंने चुन्मू की टाइट जीन्स देखकर कहा, इतनी टाइट पैंट्स में ये चलता कैसे होगा? पांचवी बहन मुयूकियान ने सनग्लासेस उतारे और होपलेस फेस बनाकर बोली, आज से 1 घंटे के लिए मैं मु फैमिली से रिश्ता तोड़ती हूँ। आठवीं बहन मुकेक्सिन धीरे से मेरे पास झुककर बोली, छोटे भाई मूगे, ये बहुत वियर्ड लग रहा है, तुम ही सबसे हैंडसम हो, बस करो। आखिर में बड़ी बहन मुयूलू ने सबको रोक दिया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे दिल का फ्रस्ट्रेशन दबा रही हो। कुछ भी हो, वो मॉम और डैड का बेटा है, चलो उससे मिलते हैं। इतना कहकर वो सबसे आगे बढ़ी। बाकी सिस्टर्स भी पीछे पीछे चल दी। उधर चुन्मू आखिर लग्जरी कार से ध्यान हटाकर पेरेंट्स के साथ विला की तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसने आठों सिस्टर्स को देखा, वो पूरी तरह स्टन्ड रह गया। ये मेरी सिस्टर्स हैं? उसकी आंखें सीधी उन पर टिक गईं। इतनी ब्यूटीफुल, मेरे हार्ड ड्राइव वाली टीचर्स से भी 100 गुना ज्यादा। उसके चेहरे पर बेहुदा स्माइल आ गई। वो खुद को बहुत हैंडसम समझते हुए पोज मारने लगा। फिर उसकी नजरें बेहिचक आठों सिस्टर्स के ऊपर घूमने लगीं। हेलो सिस्टर्स, मैं चुन्मू हूँ, आपका असली छोटा भाई। उसकी आंखों में छुपी गंदी नजरें इतनी साफ थीं कि सिस्टर्स के एक्सप्रेशंस तुरंत ठंडे पड़ गए। मुयांग कुआन और बाओजू भी ऑकवर्ड हो गए। श्याओ जी, ढंग से बात करो। लेकिन चुन्मू को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे सिस्टर्स से जान पहचान ही तो कर रहा हूँ। उसने आगे बढ़कर हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। सबसे पहले बड़ी बहन मुयूलू ने हाथ मिलाया। बस 1 सेकंड, कोल्ड एक्सप्रेशन, जैसे कोई बिजनेस फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही हो। दूसरी बहन मुयूई ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियां चुन्मू के हाथ से टच हुई, उन्होंने तुरंत हाथ वापस खींच लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। तीसरी बहन मुतांग चुन ने भी नॉर्मल हैंडशेक किया। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। फिर चौथी बहन मुयो यान की बारी आई। उन्होंने आर्म्स फोल्ड किए और चुन्मू के हाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर होठों पर मॉकिंग स्माइल आई। उन्होंने पूरा हाथ मिलाने के बजाय सिर्फ 2 उंगलियां आगे बढ़ाई और हल्का सा उसके हाथ को छू दिया। उनके चेहरे पर साफ डिस्गस्ट था। चुन्मू की स्माइल वहीं फ्रीज हो गई। उसके बाद पांचवी बहन मु युकियान आगे आई। उन्होंने तो उसकी तरफ प्रॉपरली देखा तक नहीं, बस ग्लव्स वाली उंगलियों से उसका हाथ टच किया और तुरंत पीछे हट गई, जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। पूरा एटमॉस्फेयर ऑकवर्डनेस से भर गया। आखिरकार वो ऑकवर्ड हैंडशेक खत्म हुआ। अब आठों सिस्टर्स से मिलना हो चुका था। अब बारी मेरी थी। चुन्मू की नजर आखिर मुझ पर आकर रुकी, लेकिन सिर्फ एक नजर डालते ही उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसकी जगह सीधा डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट आ गया। उसने मन ही मन तिरस्कार से सोचा, ये नकली अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? इतने स्टाइल में खड़ा होकर यंग मास्टर बनने का नाटक कर रहा है। वो मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था, ताकि सबको पता चल जाए कि इस घर का असली मालिक कौन है। लेकिन मैं शांत था। मैंने पोलाइट स्माइल के साथ आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम मूगे है। लेकिन चुन्मू ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने मेरा हाथ देखा ही नहीं। उसने सीधा सिर घुमाकर बाओजू की तरफ देखा और बच्चे जैसी आवाज में बोला, मॉम, मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। मेरा हाथ हवा में ही रुका रह गया। उस पल पूरा माहौल जम सा गया। मैंने हल्का सा सरप्राइज दिखाया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया और हाथ वापस लेने लगा। लेकिन तभी मेरे बगल में खड़ी मुयो यान की आंखें लाल हो गईं। इस वक्त वो गुस्से में पागल हुई मादा तेंदुए जैसी लग रही थी। उनके शरीर से डेंजरस ऑनरा निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाकर चुन्मू पर टूट पड़ेंगी। लेकिन दूसरी बहन मुयुई ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। यू यान, काल्म डाउन। हालांकि वो खुद भी गुस्से से कांप रही थी। मुयो यान गुस्से में छूटने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़ो, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे भाई मूगे के साथ ऐसा करने की? उधर आठवीं बहन मुकेक्सिन भी गुस्से से लाल हो गई थी। उनके गाल फूल गए। इस ब्लॉन्डी की इतनी हिम्मत! अगर ये सामने ऐसा कर रहा है तो पीछे छोटे भाई मूगे को कितना बुली करेगा? बस ये सोचकर ही उनका दिल कस गया। अगले ही पल उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधे तेज कदमों से मेरे पास आई और सबके शॉक्ड एक्सप्रेशंस के बीच उन्होंने मेरा वही हाथ पकड़ लिया जो अभी तक हवा में रुका था। छोटे भाई मूगे, चलो अंदर। उनके इस एक्शन ने मेरे दिल की सारी ऑकवर्डनेस खत्म कर दी। मैंने नीचे देखा। मुकेक्सिन अपनी बड़ी साफ आंखों से मुझे देख रही थी। उनकी आंखें जैसे कह रही थी, डरो मत, मैं हूं,
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सातवीं बहन मुकारेन भी तुरंत आई और मेरी दूसरी बाह पकड़ ली। फिर जानबूझकर सार्कास्टिक टोन में बोली, हमारे छोटे भाई मूगे इतने हैंडसम हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खाना खिलाती हूँ। पांचवी बहन मु यूकियान तो और भी डायरेक्ट थी। उन्होंने सनग्लासेस उतारे और चुनमु को ठंडी नजर से देखा। फिर मेरे कान के पास झुककर बोली, छोटे भाई मूगे, ऐसे लोगों से दूर रहा करो, क्लास गिर जाती है। मेरी सिस्टर्स एक एक करके मेरे आसपास खड़ी हो गईं। अपने एक्शन से साफ बता रही थी कि वो किस साइड पर हैं। ये देखकर मु यांग कुआन और बाओजू के चेहरे बेहद ओगली हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चुनमु के घर आते ही सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। सब लोग वापस लिविंग रूम में आ गए, लेकिन अब एटमॉस्फेयर इतना ऑकवर्ड था कि कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं हमेशा की तरह सिस्टर्स के बीच बैठा था, जबकि चुनमु को मॉम और डैड के पास दूसरी तरफ बैठाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों साइड्स के बीच कोई इनविजिबल बॉर्डर हो। थोड़ी देर बाद बाओजू ने मजबूरी वाली स्माइल के साथ कहा, श्याओ जी, अपनी सिस्टर्स से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हो जाओ। चुनमु बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। वो तुरंत सोफा से उठा, गला साफ किया और फिर वही सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैंडसम एक्सप्रेशन बना लिया। हेलो सिस्टर्स, मेरा नाम चुनमु है, आप लोग मुझे छोटे भाई श्याओ जी बुला सकती हैं। फिर उसने चेस्ट चौड़ी करके कहा, मेरे पास कोई बड़ी टैलेंट नहीं है, बस वेस्ट साइड में मेरा थोड़ा नाम चलता है। वहाँ के इंटरनेट कैफेज और पूल हॉल्स वाले मुझे जानते हैं। अगर फ्यूचर में सिस्टर्स वहाँ घूमने जाएं तो मेरा नाम लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सुनते ही मु यो यान ने सीधे आंखें घुमा ली। इंटरनेट कैफे, पूल हॉल, क्या ये चीजें हम जैसी यंग लेडीज से रिमोटली भी मैच करती हैं? फिर उन्होंने डिस्गस्ट से कहा, टैकी, बहुत ज्यादा टैकी। लेकिन चुनमु अभी भी एक्साइटेड होकर बोलता जा रहा था। वो हाथ पैर हिलाते हुए खुद को कूल दिखाने के लिए बॉक्सिंग मूव और बास्केटबॉल शूटिंग पोज करने लगा। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन बुकवर्म से है जो बस किताबों में घुसे रहते हैं। उनमें कोई मैस्कुलिनिटी नहीं होती। उसने जानबूझकर मेरी तरफ देखा। मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगती है, पूरी स्ट्रीट भर जाए। अब मॉम और डैड के चेहरे पूरी तरह काले पड़ चुके थे। बावजूद कई बार उसे रोकना चाहती थी, लेकिन चुनमु हर बार इग्नोर कर देता। सिस्टर्स इतनी एम्बैरेस्ड हो चुकी थीं कि जैसे कारपेट में गड्ढा खोदकर अंदर छुप जाना चाहती हो। आखिर उसका हीरोइक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। वो प्राउडली बैठ गया। उसे लगा अब सिस्टर्स उसकी तारीफ करेंगी, लेकिन पूरे रूम में डेड साइलेंस था। बावजू ने ऑकवर्ड होकर माहौल संभालने की कोशिश की। ठीक है, अब तुम लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दो। यूलू, तुम शुरू करो। सेबड़ी बहन मुयूलू ने बिना इमोशन के कहा, मैं मुयूलू हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन। मैं फैमिली कंपनी मैनेज करती हूँ। शॉर्ट लेकिन साफ। चुनमु तुरंत शॉक्ड हो गया। वाओ, बड़ी बहन इतनी अमेजिंग है तो आप बहुत रिच होंगी। फिर तीसरी बहन की तरफ देखकर बोला, आप गवर्नमेंट में काम करती हैं, अगर फ्यूचर में कोई मुझे बुली करे तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? लेकिन जब चौथी बहन मु यो यान की बारी आई, वो बस सोफा पर पीछे टिककर बैठी रही। उन्होंने उसकी तरफ प्रॉपरली देखा तक नहीं, सिर्फ नाक से आवाज निकाली, मु यो यान, बस इतना। चुनमु फिर भी हार नहीं माना। चौथी बहन, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आप क्या काम करती हैं? मु यो यान ने सीधा सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने नेल्स देखने लगी, पूरी तरह इग्नोर। एटमोस्फियर फिर ऑकवर्ड हो गया। तभी बाओजू ने प्लीडिंग टोन में कहा, यू यान। तब जाकर मु यो यान ने इरिटेट होकर कहा, अनएम्प्लॉयड। अब आखिर में मेरी बारी आई। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, चुनमु ने इरिटेट होकर हाथ हिला दिया, जरूरत नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ये सुनते ही लिविंग रूम का टेम्परेचर जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया। मु यो यान अब बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। वो सीधे खड़ी हुई और गुस्से में चुनमु की तरफ उंगली करके बोली, चुनमु, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी तुरंत छोटे भाई मूगे से माफी मांगो। उधर मु कैक्सिन भी तुरंत खड़ी हो गई। उनका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। छोटे भाई मूगे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम बार बार उन्हें टारगेट क्यों कर रहे हो? पूरा एटमॉस्फेयर वायोलिन स्ट्रिंग की तरह तन गया, इतना टेंस कि कोई भी पल में एक्सप्लोड हो सकता था। चुनमु खुद भी घबरा गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं सिस्टर्स के दिल में इतनी इंपॉर्टेंट जगह रखता हूँ। उसने सिर्फ एक बात कही और पूरा हॉर्नेट नेस्ट हिल गया। वो जल्दी जल्दी हाथ हिलाने लगा। मेरा वो मतलब नहीं था। घबराहट में उसकी नजर कॉर्नर में रखे गिफ्ट्स पर पड़ी। फिर उसने तुरंत बहाना बनाया, मैं बस उन गिफ्ट्स को देखकर एक्साइटेड हो गया था। मैं जल्दी से उन्हें खोलना चाहता था। मैंने भाई मुगे को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब नहीं निकाला। उसका एक्सक्यूज इतना वीक था कि किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सिचुएशन संभालने के लिए वही एक रास्ता था। मु यांग कुआन का चेहरा काले बर्तन जैसा हो चुका था। तभी मैं खुद उठकर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे पर अब भी वही जेंटल स्माइल थी, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं धीरे धीरे चलकर लिविंग रूम के बीच पहुंचा। फिर मैंने चुनमु के घबराए चेहरे की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं, मेरा नाम मूगे है।
घर में स्वागत है। मेरे ये शब्द चुन्मू के चेहरे पर ऐसे पड़े जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो, और बाकी बहनें जो अभी तक सिर्फ तमाशा देख रही थीं, उनके दिलों में भी अचानक अजीब सी आग जल उठी। मुग्गे नकली यंग मास्टर था, लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी। न उसने चुन्मू की जिंदगी छीनी थी, न ही जानबूझकर उसकी जगह ली थी। वो खुद भी इस धोखे का शिकार था। अगर चुन्मू को गुस्सा है, अगर उसके दिल में नफरत है, तो उसे अपने माँ बाप से शिकायत करनी चाहिए, या फिर किस्मत से। लेकिन वो बार बार मुग्गे को ही क्यों निशाना बना रहा था? क्या वो पागल है? जब से दोनों मिले थे तब से लेकर अभी तक सिर्फ कुछ ही मिनटों में चुन्मू कई बार मुग्गे को टारगेट कर चुका था। पहले उसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, फिर सबके सामने उसकी बेइज्जती की। लेकिन मुग्गे शुरू से आखिर तक वो शांत और कंपोज्ड रहा। इतनी बेइज्जती के बाद भी उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, घर में स्वागत है। वो जरूरत से ज्यादा सभ्य था, जरूरत से ज्यादा अच्छा, इतना कि देखकर दिल दुखने लगे। उसी पल बहनों का दिल पूरी तरह एक तरफ झुक गया। उन्होंने मेरे शांत चेहरे को देखा और मन ही मन एक ही बात सोची, ये बच्चा बहुत सीधा है। भविष्य में ये सड़क छाप लड़का इसे जरूर परेशान करेगा। हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा, इसे हाथों पर रखकर संभालना होगा, इसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दे सकते। लेकिन चुन्मू को इन सब का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इस समय वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड और घबराया हुआ था। उसके हिसाब से तो इस नकली बेटे को सबको मिलकर सड़क के चूहे की तरह डांटना चाहिए था। फिर चौथी बहन और आठवीं बहन उसकी साइड क्यों ले रही थी? चुन्मू थोड़ा पैनिक हो गया, लेकिन उसकी स्ट्रीट स्मार्ट थिंकिंग जल्दी ही शांत हो गई। उसने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू किया। हम चौथी और आठवीं बहन मुग्गे की तरफ हैं। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन बाकी 6 बहनों ने कुछ नहीं कहा। खासकर बड़ी बहन और तीसरी बहन, उन दोनों की प्रेजेंस देखकर ही पता चलता है कि घर में उनकी चलती है। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, मतलब वो मेरी साइड पर है। और चौथी बहन की तो जल्द शादी होने वाली है। शादीशुदा बेटी तो पराया पानी होती है। बाद में वो मुंह परिवार के मामलों में ज्यादा दखल नहीं दे पाएगी। तो हिसाब से देखा जाए, मुग्गे की तरफ सिर्फ छोटी आठवीं बहन है और मेरी तरफ 6 बहनें। 6 बनाम एक, एडवांटेज तो मेरा ही है। ये सोचते ही चुन्मू के दिल का डर गायब हो गया। उसकी जगह एक और भी बड़ा घमंड आ गया। उसे लगने लगा कि उसने मुंह परिवार की पूरी सिचुएशन समझ ली है और अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। करीब आधे घंटे बाद लंबी डाइनिंग टेबल तरह तरह के शानदार खाने से भर चुकी थी। चाइनीज फूड, वेस्टर्न फूड, हर तरह का खाना मौजूद था। जैसे ही चुन्मू की नजर खाने पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने बिना कुछ बोले कुर्सी खींची, सीधे बैठ गया और तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसके खाने का तरीका देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती थी, देखने लायक नहीं। सोफे पर बैठी बहनें पूरी तरह स्टंड रह गईं। मु योयान ने तो सीधा भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर साफ डिस्गस्ट दिख रहा था। सिर्फ माँ बावजू ही थी जो अपने बेटे को ऐसे खाते देखकर दुखी हो रही थी। उनकी आंखों में दर्द भर गया। धीरे खाओ, शियाओ, आराम से, गला मत अटका लेना। अब से तुम रोज ऐसा खाना खा सकते हो। देखो कितने दुबले हो गए हो, बाहर बहुत तकलीफ झेली होगी। चुन्मू ने मुंह में खाना भरकर बस कुछ बड़बड़ाया, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल नहीं रुके। पूरा खाना अजीब माहौल में खत्म हुआ। बहनों ने लगभग कुछ खाया ही नहीं। सिर्फ चुन्मू को खाते देखना ही उन्हें भरने के लिए काफी था। नाश्ता खत्म होने के बाद माँ बावजू ने खुश होकर ताली बजाई। ठीक है, शियाओ अभी अभी वापस आया है। तुम सब ने उसके लिए गिफ्ट्स तैयार किए थे ना, जल्दी निकालो। ये सुनते ही चुन्मू की आंखें फिर चमक उठी। उसका दिल एक्साइटमेंट से भर गया। देखा, मैंने कहा था ना, आखिर में बहनें अपने असली भाई की ही परवाह करेंगी। अभी तक जो कोल्ड बिहेवियर था वो सिर्फ टेस्ट था। अब जब मैं पास हो गया हूँ तो सब मुझे प्यार से गिफ्ट्स देंगी। वो तुरंत अपनी सीट से उठा, फिर उसने बहनों की तरफ गहरा झुककर नमस्कार किया। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। बहनों, आप लोग सच में बहुत अच्छी हैं। मेरे लिए गिफ्ट्स भी तैयार किए। मैं सच में बहुत टच्ड हूँ। थैंक यू सिस्टर्स, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों के कोनों में तो खुशी के आंसू तक चमक रहे थे। उसे लगा अब अगला सीन ऐसा होगा जहां सारी बहनें प्यार से गिफ्ट्स उसके हाथों में रखेंगी। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो बहनों के चेहरे अजीब थे। सब एक दूसरे को देख रही थीं। उनकी आंखों में ऑकवर्डनेस और स्पीचलेसनेस साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन चुन्मू अभी भी अपने इमेजिनरी भाई बहन वाले इमोशनल सीन में खोया हुआ था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो इस समय कितना बेवकूफ लग रहा है। विला के बाहर आते समय उसने वो चमचमाती लाल फेरारी देख ली थी, नई नवेली, पूरी शाइनी, यहाँ तक कि उसके टायर भी चमक रहे थे। एक नजर में समझ आ रहा था कि गाड़ी बिल्कुल नई है। हालांकि चुन्मू के पास खुद ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में वो खुद को बड़ा कार एक्सपर्ट मानता था। उसका फेवरेट काम था फोरम्स और वीडियोस पर लग्जरी कार्स की बुराई करना। ये अवेंटाडोर बेकार है, V12 अब आउटडेटेड हो चुका है, गियर शिफ्टिंग गार्बेज है, 0 से 100 फास्ट है तो क्या।
टर्बो लैग महसूस नहीं होता क्या? पेपर स्पेक्स में तो 720 से ज्यादा बेटर है। वो अपने पुराने टूटे फूटे कंप्यूटर पर बैठकर जो गेमिंग में भी लैग करता था, ग्रीजी कीबोर्ड से लाखों करोड़ों की गाड़ियों पर एक्सपर्ट कमेंट्स लिखता रहता था। ऐसे बिहेव करता था जैसे माउंट एना का री इनकारनेटेड कार गॉड हो। असलियत, उसके पास सिर्फ एक पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर थी जो 50 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती थी और जिसके ब्रेक्स भी पैरों से लगाने पड़ते थे। लेकिन आज सब अलग था। आज चुन्मू की जिंदगी लेवल अप हो चुकी थी। उसके हिसाब से वो फेरारी जरूर उसके वेलकम गिफ्ट के लिए लाई गई थी। उसने तो फ्यूचर तक सोच लिया था। बाद में इस कार को लेकर सिटी वेस्ट साइड जाऊंगा, अपने दोस्तों के सामने स्टाइल मारूंगा। उसी समय माँ बावजू की आवाज आई, ठीक है अब ऑर्डर से गिफ्ट्स दो, सबसे छोटी से शुरू करेंगे। केशान, तुम्हारी बारी। नाम सुनते ही मुकेशान अनमने ढंग से सोफे से उठी। चुन्मू की आंखें तुरंत चमक उठी। वो उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पालतू कुत्ता खाने का इंतजार कर रहा हो। उसकी वो नजर देखकर मुकेशान को घिन आ गई, लेकिन फिर भी उसने प्लान के मुताबिक दांत भींच कर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी तैयार की है। थम। ये सुनते ही चुन्मू के दिमाग में जैसे फायरवर्क्स फूट पड़े। गाड़ी? मतलब फेरारी? वो खुशी से पागल होने वाला था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता था 8वीं बहन सबसे छोटी है, सबसे सॉफ्ट हार्टेड, वो जरूर अपने खोए हुए असली भाई पर तरस खाएगी। हालांकि अंदर से वो खुशी में झूम रहा था, लेकिन बाहर उसने इमोशनल चेहरा बनाए रखा। उसकी आंखों में आंसू तक चमक रहे थे, लेकिन दिल में वो पहले ही करोड़ों वाली फेरारी चलाने लगा था। तभी मुकेशान बोली, चलो बाहर जाकर देखते हैं। उसकी आवाज में हल्की सी चालाकी छिपी हुई थी। ठीक है, ठीक है। चुन्मू तुरंत उछल कर खड़ा हो गया। पूरा परिवार विला से बाहर निकल आया। चुन्मू सबसे आगे चल रहा था, सीना ताने, सिर ऊंचा करके। उसे लग रहा था उसकी जिंदगी पीक पर पहुंच चुकी है। बाकी बहनें पीछे चल रही थीं। हर किसी के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन था। मैं सबसे पीछे चल रहा था। चुन्मू के स्मग चेहरे को देखकर और आगे चल रही 8वीं बहन के होंठों की हल्की मुस्कान देखकर मुझे लगभग समझ आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। अब मजेदार सीन आएगा। सब लोग उस चमचमाती लाल फेरारी 488 के सामने पहुंचे। गाड़ी को दोबारा देखते ही चुन्मू खुद को रोक नहीं पाया। वो लगभग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने ऐसे कार बॉडी को छूना शुरू किया जैसे किसी लवर को सहला रहा हो। फिर सीधे जाकर फेरारी के हुड पर बैठ गया। यहां तक कि उसने हाथ मारकर कहा, वाह क्या गाड़ी है। लेकिन उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके ऐसा करते ही सभी बहनों के चेहरे बदल चुके थे। उनकी नजरों में सिर्फ एक ही बात थी, कितना गंवार है। लेकिन चुन्मू अभी भी क्लूलेस था। वो हुड से नीचे कूदा और हाथ फैलाकर मुकेशान को हग करने आगे बढ़ा। थैंक यू एट सिस्टर, आप मेरे साथ बहुत अच्छा करती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मुकेशान ऐसे पीछे हट गई जैसे किसी बीमारी से बच रही हो। फिर उसने मासूम आंखों से चुन्मू को देखा और धीरे से कहा, किसने कहा ये गाड़ी तुम्हारी है? एक पल में हवा जैसे जम गई। चुन्मू की मुस्कान वहीं फ्रीज हो गई। मुकेशान ने अपनी पतली उंगली उठाई और फेरारी से थोड़ी दूर खड़ी एक चीज की तरफ इशारा किया। वो वाली तुम्हारी है? सबकी नजर उधर गई। वहां एक अकेली इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी थी। चौथी बहन मुयोयान और 5वीं बहन मुयूकियान एक दूसरे को देखकर हंसी रोक नहीं पाई। दोनों जोर से हंस पड़ी। बाकी बहनें खुलकर नहीं हंसी, लेकिन उनके कांपते कंधे बता रहे थे कि वो कितनी मुश्किल से खुद को रोक रही हैं। यहाँ तक कि हमेशा सीरियस रहने वाली बड़ी बहन मुयूलू के होंठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। चुन्मू वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी नजर कभी फेरारी पर जाती, कभी उस अकेली स्कूटर पर। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। उसे लगा जैसे एक सेकंड में वो आसमान से जमीन पर गिर गया हो। माँ बावजू गुस्से से कांप उठी। उन्होंने मुकेशान की तरफ उंगली उठाई। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम उसका मजाक उड़ा रही हो? लेकिन मुकेशान ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। नहीं मॉम, भैया के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं उन्हें ऐसी कार कैसे दे सकती हूँ जो वो चला ही ना सके? इसलिए मैंने स्पेशली ये लेटेस्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनी है। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर चलती है। बहुत हाई एंड मॉडल है। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, और ये सस्ती भी नहीं है, लगभग 30,000 युआन की है। मेरे इस हफ्ते का पूरा अलाउंस खत्म हो गया इसे खरीदने में। ये सुनते ही कोई भी उसे गलत नहीं कह पाया। आखिर बिना लाइसेंस के सुपर कार देना सच में प्रैक्टिकल नहीं था, और 30,000 युआन की स्कूटर भी किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए छोटी रकम नहीं थी। कम से कम ऊपर से तो गिफ्ट पूरी सिंसियरिटी वाला लग रहा था। बड़ी बहन मुयूलू भी माहौल संभालने के लिए बोली, मॉम, केशान अभी खुद भी यूनिवर्सिटी में है, उसके पास खुद की कार तक नहीं है। फिर भी उसने 30,000 युआन खर्च करके अपने भाई के लिए गिफ्ट लिया। ये ऑलरेडी काफी थॉटफुल है। उसे अच्छी तरह पता था कि वो फेरारी असल में मेरे लिए खरीदी गई थी। लेकिन इस समय
वो सच नहीं बोल सकती थी, वरना चुन्मू की नफरत मेरे लिए और बढ़ जाती। चुन्मू वहीं खड़ा था, उसका चेहरा कभी लाल हो रहा था, कभी सफेद। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर रंगों की दुकान उड़ेल दी हो। उसे महसूस हो रहा था जैसे सबके सामने उसकी पूरी बेइज्जती हो गई हो, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था। आखिर में उसने जबरदस्ती एक बदसूरत सी मुस्कान निकाली और स्कूटर के पास जाकर बोला, ये गिफ्ट भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू एट सिस्टर। फिर उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तो क्या एट सिस्टर मुझे मर्सिडीज खरीद कर देंगी? लेकिन मुकेशान उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसी। उसने मासूम चेहरा बनाकर कहा, पता नहीं फ्यूचर में मेरे पास पैसे होंगे भी या नहीं, मुझे हैंडबैग्स और कॉस्मेटिक्स भी खरीदने होते हैं। अगर कार चाहिए तो मॉम से मांग लेना, उनके पास पैसे हैं। बस एक लाइन में उसने चुन्मू का रास्ता बंद कर दिया। उसकी मुस्कान पूरी तरह जम गई। सभी लोग वापस विला के लिविंग रूम में लौट आए। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा ठंडा था। चुन्मू सबसे पीछे चल रहा था, उसका सिर झुका हुआ था, दांत तक किटकिटा रहे थे। उसे लग रहा था कि अपनी 18 साल की जिंदगी में उसने आज जितनी बेइज्जती झेली है उतनी कभी नहीं झेली। आगे चल रही बहनें अभी भी हंसी रोक रही थीं, खासकर मू योयान और मू यूकियान। दोनों के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो अंदर ही अंदर कितना मजे ले रही हैं। सबके दोबारा बैठने के बाद लिविंग रूम में अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस छा गई। आखिर में फिर माँ बावजू ने ही माहौल संभालने की कोशिश की। ठीक है, दिल पर मत लो, चलो गिफ्ट्स देना कंटिन्यू करो। उन्होंने चारों तरफ देखा और नजर सातवीं बहन मुकारेन पर जाकर रुकी। अब तुम्हारी बारी। मुकारेन ने कॉफी टेबल के नीचे से एक बड़ा बॉक्स निकाला। ये लो। उसने बॉक्स चुन्मू की तरफ सरका दिया। बॉक्स पर एलियन हेड बना हुआ था। चुन्मू कुछ सेकंड उसे घूरता रहा। ये क्या है? मुकारेन ने उबासी लेते हुए जवाब दिया, लेटेस्ट गेमिंग कंप्यूटर, टॉप स्पेक्स, 360 हर्ट्ज मॉनिटर, 5090 ग्राफिक्स कार्ड। तुम्हें इंटरनेट कैफे में घूमना पसंद है ना? अब घर पर खेलना। पूरा सेटअप कम से कम 1 लाख युआन से ऊपर का था। एक आम इंसान के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन चुन्मू की नजर में यह भीख देने जैसा था। फिर भी उसने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सेवन सिस्टर। इसके बाद छठी बहन मुकाई की बारी आई। उसने लेटेस्ट ड्रोन और पूरा वीआर सेट दिया। कीमत अच्छी थी, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ दसियों हजार युआन। फिर पांचवी बहन मुयूकियान की बारी आई। वो एक बड़ी सुपरस्टार थी। उसने अपने असिस्टेंट से एक छोटा खूबसूरत बॉक्स पकड़वाया और प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोली, ये लेटेस्ट फ्रूट 17 प्रो मैक्स है, टॉप मॉडल तुम्हारे लिए। चुन्मू ने फोन लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्नीर कर रहा था। एक फोन, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 हजार युवा, इसे भी गिफ्ट बोल रही है? उसने शायद मन ही मन सबके नाम अपनी ब्लैकलिस्ट में लिखने शुरू कर दिए थे। फिर चौथी बहन मुयोयान उठी। वो हाई हील्स की आवाज करते हुए उसके सामने आई। फिर अपने हैंड बैग से एक छोटा स्क्वायर बॉक्स निकाला। लिटिल ब्रदर, ये तुम्हारे लिए। चुन्मू ने बॉक्स खोला। अंदर लेटेस्ट स्मार्ट वॉच थी, ना ज्यादा महंगी ना सस्ती, बस कुछ हजार युएन की। लेकिन जब उसने मेरे हाथ में पहनी मल्टी मिलियन रिचर्ड मिल वॉच याद की तो उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसे लग रहा था ये गिफ्ट्स नहीं, सीधी इंसल्ट है। लेकिन मु योयान ने उसकी शक्ल की तरफ देखा तक नहीं। वो मुड़ी और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। छोटी बहनों के गिफ्ट्स खत्म होने के बाद आखिरकार पहली 3 बहनों की बारी आई। चुन्मू के दिल में फिर उम्मीद जगी। असल बड़े गिफ्ट्स अब आएंगे। सबसे पहले तीसरी बहन मुतोंगचुन उठी। उसने एक ब्लैक बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें 10 लाख युएन है, इसे अपना अलाउंस समझो और उम्मीद है फ्यूचर में कुछ अच्छा सीखोगे। उन सड़क चाप लोगों के साथ घूमना बंद करोगे। ये सुनते ही चुन्मू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कार्ड पकड़ लिया। थैंक यू थर्ड सिस्टर, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। उसके बाद दूसरी बहन मु यूई उठी। उसने धीरे से एक कार की उसकी तरफ बढ़ाई। मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है, मर्सिडीज ई क्लास, गार्डे में खड़ी है, लाइसेंस मिलने के बाद चला लेना। हालांकि मर्सिडीज फेरारी जितनी एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन फिर भी वो 5 से 6 लाख युआन की लग्जरी कार थी। मू जीजी का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। आखिर में सबसे बड़ी बहन मू यूलू की बारी आई। परिवार में सबसे पावरफुल होने की वजह से उसने बस कैजुअली एक फाइल आगे सरका दी। सिटी सेंटर में 180 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट है, अब वो तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। मू परिवार की तरफ से सिटी सेंटर का एक लग्जरी अपार्टमेंट जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ युआन थी। मू जी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा एसेट कभी नहीं देखा था। हालांकि मेरे पूरे बिल्डिंग वाले गिफ्ट के सामने उसकी कोई तुलना नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट से उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे वो फिर से सबसे ऊपर आ गया हो। गिफ्ट देने का सेशन आखिरकार एक अजीब लेकिन शांत माहौल में खत्म हुआ। इस समय मू जीगी सोफा पर बैठा था। उसके हाथ में हाउस डीड, कार की और बैंक कार्ड थे। उसके दिमाग में
छोटी छोटी कैलकुलेशंस लगातार चल रही थी। वो पहले ही 8 बहनों को 2 ग्रुप्स में बांट चुका था, कौन उसके साथ अच्छा है कौन नहीं। उसने सबकी रैंकिंग अपने मन में तय कर ली थी। उसकी नजरें अचानक ठंडी और खतरनाक हो गईं। ऊपर से वो अभी भी इमोशनल स्माइल दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में भयानक नफरत पैदा हो चुकी थी। उसे लगा उसने ये सब अच्छी तरह छुपा लिया है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि मैं सामने बैठा उसे शांत नजरों से देख रहा था। गिफ्ट वाला पूरा सीन किसी कॉमेडी ड्रामा की तरह खत्म हुआ। बहनें छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ गईं। कोई फोन चला रही थी, कोई धीरे धीरे बातें कर रही थी। सबने मुजीगी को लगभग हवा की तरह इग्नोर कर दिया। तभी 5वीं बहन मु यूकियान उठी। उसने अपना बड़ा सन ग्लासेस पहना जो आधा चेहरा ढक लेता था। मैं निकल रही हूँ, दोपहर में स्केड्यूल पूरा करना है। वो अपना बैग उठाते हुए बोली। अरे इतनी जल्दी? माँ बाओ तुरंत उसे रोकने उठी। पूरी फैमिली मुश्किल से इकट्ठा हुई है, लंच करके जाना। नहीं माम, वहां सब अरेंज हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक फी बहुत एक्सपेंसिव है। मु यूकियान की आवाज काफी फर्म थी। अब तक चुप बैठे पिता मु यांग कुआन आखिर बोल पड़े। उनकी आवाज में ऑथोरिटी और हल्की नाराजगी थी। क्या मु परिवार तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता? हर समय बाहर फेस दिखाना जरूरी है? इतनी बिजी रहती हो कि घर भी नहीं आती? ये सुनकर मु यूकियान नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने सन ग्लासेस उतारे और अपने पिता को मजाकिया चेहरा बनाकर जीभ दिखाई। प्ले मुझे पसंद है, वो हंसते हुए बोली। बचपन से सुपरस्टार बनना उसका सपना था। उसे हमेशा लगता था कि घर में रिच यंग लेडी बनकर रहना बहुत बोरिंग है। ये देखकर मुजीगी को लगा कि उसका मौका फिर आ गया। वो तुरंत सोफा से उठा और खुशामदी स्माइल के साथ आगे बढ़ा। 5th सिस्टर, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। मुयूकियान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बिल्कुल इमोशन नहीं था। उसने बस 2 शब्द कहे, जरूरत नहीं। इतना कहकर वो हाई हील्स की आवाज के साथ सीधे दरवाजे की तरफ चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुजीगी का बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन फिर से जम गई। आज पता नहीं कितनी बार उसकी पब्लिक इंसल्ट हो चुकी थी। मु यूकियान दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक रुक गई। फिर सबकी नजरों के सामने उसने अपनी उंगली मेरी तरफ हिलाई। एक बेहद सिंपल जेस्चर, लेकिन उसमें टीजिंग साफ दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा स्टंड रह गया। मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए होंठ हिलाए। मैं? मुयूकियान ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर हल्की मीनिंगफुल स्माइल थी। मैं उठकर उसकी तरफ चला गया। अब सबकी नजरें मुझ पर थीं। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मुयूकियान ने बिल्कुल नेचुरली मेरा हाथ पकड़ लिया और पूरा शरीर मेरे करीब ला दिया। चलो मुझे कार तक छोड़ दो। उसकी आवाज में हल्की मुस्कान थी। उसकी गर्म सांस मेरे कानों को छू रही थी। मेरा शरीर तुरंत स्टिफ हो गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था मुजीगी की ऑलमोस्ट जानलेवा जलती हुई नजर और बाकी बहनों की अलग अलग रिएक्शन। सबसे पहले मुयोयान जेलस हुई, लेकिन मु यूकियान को जैसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। वो मेरा हाथ पकड़े बाहर निकल गई। बाहर धूप बेहद खूबसूरत थी। उसकी वैन थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन वो तुरंत कार में नहीं बैठी। वो मेरा हाथ पकड़े कोर्ट यार्ड में आराम से टहलने लगी। तभी मुझे उसे ध्यान से देखने का मौका मिला। अब समझ आया कि वो सुपरस्टार क्यों बनी। 8 बहनों में अगर लुक्स की बात करें तो वो डेफिनेटली सबसे खूबसूरत थी, कम से कम 9/10। उसका चेहरा हर एंगल से परफेक्ट लगता था। उसकी फीचर्स ऐसे थीं जैसे भगवान ने खुद बड़ी बारीकी से बनाई हो। धूप में उसकी गोरी स्किन ऑलमोस्ट चमक रही थी। उसकी फिगर चौथी बहन जितनी ग्लैमरस नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा बी कप होगी, लेकिन उसकी बॉडी प्रोपोर्शंस इतने परफेक्ट थे कि नजर हटाना मुश्किल था। स्लेंडर, एलिगेंट, बिल्कुल बैलेंस्ड। सिर्फ 23 साल की उम्र में उसके वेबो पर 30 मिलियन फैंस थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग उसकी ब्यूटी को ऑलमोस्ट अनरियल मानते थे। एक्ट्रेस, सिंगर, आइडल, हर चीज में टैलेंटेड और बेहद पॉपुलर। मैं सोच में खोया हुआ था कि अचानक मुझे अपनी वेस्ट पर किसी हाथ का एहसास हुआ। मैंने नीचे देखा। पता ही नहीं चला कब उसकी दूसरी बाह मेरी कमर के चारों तरफ आ गई थी, और वो हाथ बिल्कुल भी शर्मीला नहीं था। लिटिल ब्रदर मुगा, तुम्हारी फिगर तो काफी अच्छी है, वो मेरे कान के पास झुककर बोली। उसकी खुशबू हल्की ऑर्किड जैसी थी। ये एब्स साथ हैं क्या? लेट मी फील। उसकी बोल्ड हरकत से मैं अनकंफर्टेबल हो गया। मैंने मजाक में जवाब दिया, 5th सिस्टर, क्या आप कंपनी के हैंडसम बॉयज के साथ भी ऐसे ही अनस्पोकन रूल्स यूज करती हैं? ये सुनकर वो पहले थोड़ी स्टंड हुई, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी साफ और बेहद खूबसूरत थी। तुम छोटे बदमाश। हंसते हंसते उसका पूरा शरीर मुझ पर टिक गया। कमर वाला हाथ छोड़ने की बजाय और कस गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही यूज करती हूँ, वो टीजिंग स्माइल के साथ बोली। तो लिटिल ब्रदर मुजी, क्या तुम पर भी थोड़ा यूज करूं? मेरा चेहरा हल्का लाल हो गया। हे भगवान, कोई इसे कैसे हैंडल करे। मैंने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो मुझे चार्ज लेना पड़ेगा। चार्ज? उसने आईब्रो उठाई और भी मजे से मुस्कुराई। ठीक है, प्राइस बोलो। लैम्बोर्गिनी चाहिए, लग्जरी वॉच, या मूवी का मेल लीड बनना है? बोलते हुए उसने अपनी उंगली मेरे एडम्स एप्पल
पल पर हल्के से फिर आई। अगर मुझे अच्छे से सर्व करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। अब मैं सच में पूरी तरह हेल्पलेस महसूस कर रहा था। मुझे अचानक एहसास हुआ चौथी बहन की टीजिंग इसके सामने कुछ भी नहीं थी। चौथी बहन कम से कम शर्माती तो थी, लेकिन पांचवी बहन वो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर जैसी लग रही थी, जैसे वो अपने शिकार के साथ खेल रही हो। उसे सिर्फ कंट्रोल और कंक्वेस्ट का मजा चाहिए था। मैंने गहरी सांस ली। फिफ्थ सिस्टर, आपको डर नहीं लगता कि मैं सीरियसली ले लूं? मैंने सिचुएशन पलटने की कोशिश की। सीरियसली? वो मुस्कुराई। मैं तो चाहती हूं कि तुम सीरियसली लो, बस डर ये है कि तुम्हारे पास हिम्मत है भी या नहीं। इतना कहकर वो रुक गई। अब हम दोनों बेहद करीब खड़े थे, इतने करीब कि मैं उसकी लंबी आईलैशेस तक साफ देख सकता था। उसकी आंखें बेहद एक्सप्रेसिव थीं। लिटिल ब्रदर मुगा, पता है, उसने धीरे से कहा, बाकी मर्दों की तरह तुम मुझे नहीं देखते। उनकी आंखों में लस्ट, ग्रीड, कैलकुलेशन भरी होती है। सब मुझसे फेम और मनी लेना चाहते हैं। फिर उसने धीरे से मेरा चेहरा छुआ। लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत प्योर हैं। उसकी आवाज और धीमी हो गई। इतनी प्योर कि मुझे तुम्हें करप्ट करने का मन करता है। मैं उसकी खूबसूरत आंखों में देखता रह गया। ये औरत सच में डेंजरस थी। उसे पता था कि वो कितनी खूबसूरत है, और ये भी कि उस ब्यूटी को वेपन कैसे बनाया जाता है। उसकी गर्म सांस लगातार मेरी नर्व्स के साथ खेल रही थी। तो डिसाइड किया? वो मुस्कुराई। मूवी का मेल लीड बनोगे या स्पोर्ट्स कार और मैंशन लोगे? बस आज रात हाँ बोल दो, फिर मैं तुम्हें वो फीलिंग दूंगी जैसे एक ही कदम में स्वर्ग पहुंच गए हो। लेकिन ये पूरा सीन किसी और ने भी देखा था, दूसरी मंजिल के पर्दों के पीछे से। इस समय मूगे का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। वो जेलासी से फटने वाला था। आठों बहनों में जिसे वो सबसे पहले से जानता था, वो पांचवी बहन मू यूकियान ही थी। आखिर वो एक सुपरस्टार थी। उसका चेहरा टीवी, मोबाइल और हर जगह दिखाई देता था। उसे अब भी याद था उसका वो चेहरा जो एक साथ प्योर भी लगता था और सेक्सी भी। उसने कभी उसके बारे में गलत फैंटेसीज भी सोची थी। अब सोचता था तो खुद को थोड़ा गिल्टी महसूस करता था। आखिर वो उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी अपनी बहन उस न्यूली फाउंड सॉफ्ट लुकिंग लड़के की बजाय एक इम्पोस्टर के साथ इतनी क्लोज हो रही थी। कमर पकड़ना, चेहरा छूना, किस हक से? उसकी आंखों में जलन और नफरत लगभग आग बन चुकी थी। उसे मर जाना चाहिए। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। फिर वो चुपके से लिविंग रूम से बाहर निकला। एक सुनसान कोना ढूंढकर उसने अपनी क्रैकेड स्क्रीन वाला फोन निकाला। उसने सीक्रेटली कोर्टयार्ड की तरफ कैमरा एम किया। क्लिक। उसने मेरी और मू यूकियान की इंटीमेट फोटो ली। फोटो में मू यूकियान पूरा शरीर मुझसे सटाकर खड़ी थी। उसका हाथ मेरी वेस्ट पर था। उसका पिंक टॉप उसकी स्मूथ बैक और पतली कमर को और उभार रहा था। हालांकि मेरे चेहरे पर थोड़ी ऑकवर्डनेस थी, लेकिन मैंने उसे दूर भी नहीं किया था। फोटो देखकर मूगे के चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल आ गई। मू यूकियान, तुम सुपरस्टार हो ना? तुम्हारे करोड़ों फैंस हैं ना? आइडल्स को रिलेशनशिप रखने की इजाजत नहीं होती। रिलेशनशिप मतलब कैंडल। अगर ये फोटो बाहर गई तो देखते हैं तुम्हारी गॉडेस इमेज कैसे बचती है। फिर उसकी नजर मेरी तरफ गई। और तुम मुझी, देखता हूँ उसके बाद तुम इस घर में कैसे रहते हो। उसने फोन वापस पॉकेट में रखा। उसे लगा अब उसके हाथ में एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो कभी भी हम दोनों को बर्बाद कर सकता है। फिर उसने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर हार्मलेस स्माइल लगाई और आराम से वापस लिविंग रूम में लौट गया। उधर कोर्टयार्ड में मैं आखिरकार मू यूकियान की पकड़ से बच निकला। मैं उसे उसकी वैन तक छोड़ने पहुंचा। ठीक है, कार तक आ गए, अब मैं जाऊं? मैंने कहा। इतनी जल्दी क्या है? उसने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसने मुझे आधा अंदर खींच लिया। हुश, वैन का डोर बंद हो गया। फिर उसने मुझे लेदर सीट पर धक्का देकर बैठा दिया और खुद सीधे मेरी गोद में बैठ गई। उसने मेरा चेहरा पकड़कर हल्के से दबाया। इस बार उसके चेहरे की टीजिंग स्माइल थोड़ी कम हो गई थी। उसकी आंखें अचानक सीरियस हो गईं। लिटिल ब्रदर मुगा, ध्यान से सुनो। वो मुगे अच्छा इंसान नहीं है। जिस तरह वो तुम्हें देखता है उसमें जेलसी और रिजेंटमेंट भरा है। वो फ्यूचर में जरूर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसकी आवाज अब पूरी तरह सीरियस थी। तुम पहले की तरह इतने डोसिल नहीं रह सकते, समझे? अगर कोई तुम्हें बली करे तो फाइट बैक करना। थोड़ा मर्द बनो, थोड़ा ब्रेव बनो। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आसमान भी गिर पड़ा तो तुम्हारी फिफ्थ सिस्टर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अचानक वार्मथ फैल गई। अब समझ आया, अभी बाहर उसकी सारी टीजिंग सिर्फ मजाक नहीं थी। वो अपने तरीके से सबको बता रही थी मैं उसके प्रोटेक्शन में हूँ, बाकी लोगों का मैं गारंटी नहीं दे सकती। वो थोड़ी देर रुकी, फिर उसकी नजर बेहद फर्म हो गई। लेकिन तुम्हारी फिफ्थ सिस्टर हमेशा तुम्हारी साइड रहेगी। चाहे मॉम और डैड उस ब्लॉन्ड लड़के पर कितना भी ध्यान दें, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत पहले फैमिली का पैसा लेना छोड़ दिया था। मेरे स्टूडियो की ईयरली इनकम डैड के अलावेंस से कहीं ज्यादा है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वर्स्ट केस में मैं तुम्हें सपोर्ट कर लूंगी। मैं
तुम्हें पाल सकती हूँ। ये 3 शब्द सुनते ही जैसे मेरे अंदर कुछ कर्म सा फैल गया। मैं उसकी आंखों में देखता रह गया। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, सिर्फ प्रोटेक्शन और सिंसेरिटी। उस पल उसकी सारी टीजिंग भी सडनली रियल लगने लगी। मैं सच में इमोशनल हो गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ ये केयरफ्री दिखने वाली फिफ्थ सिस्टर अंदर से कितनी प्रोटेक्टिव है। सुना तुमने बेवकूफ? उसने फिर मेरा चीख दबाया। हाँ सुना, मैंने जोर से सिर हिलाया। गुड बॉय, वो सेटिस्फाइड होकर मुस्कुराई। फिर झुककर उसने मेरे चीक पर हल्का किस किया। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। मैं वहीं खड़ा अपनी चीक को छूता रहा। उसकी लिपस्टिक की हल्की खुशबू और वार्मथ अब भी बाकी थी। मैं हल्का हंसा और सिर हिलाया, फिर वापस विला की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने लिविंग रूम का डोर खोला, मुझे तुरंत 3 बेहद खतरनाक नजरें महसूस हुई। पहली नजर कोने से आ रही थी, मूगे की। उसकी आंखें जेल सी और वेनम से भरी हुई थी। बाकी 2 नजरें सोफा की तरफ से थीं। चौथी बहन मु योयान और 8वीं बहन मु केचिन। अभी बाहर जो कुछ हुआ था, इन तीनों ने सबसे ज्यादा ध्यान से देखा था। फर्क सिर्फ इतना था, मूगे मुझसे जेलस था, जबकि मु योयान और मु केचिन मु यूकियान से जेलस थी। 8वीं बहन मु केचिन ने गाल फुला रखे थे। उसका छोटा सा मुंह इतना पाउट हुआ था कि जैसे उस पर कुछ टांग सकते हो। उसकी नजर सीधे मेरे चीक पर पड़े लिपस्टिक मार्क पर थी। उसके दिल की जेलसी पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। फिफ्थ सिस्टर कितनी स्लाई है, वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाई। अकेले बाहर बुलाया, फिर हग भी किया और किस भी। बहुत ज्यादा हो गया, वो मुझसे ज्यादा बड़ी भी नहीं है, फिर इतनी बोल्ड क्यों बन रही है? दूसरी तरफ मु योयान का एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं था। वो एलिगेंटली लेग्स क्रॉस करके बैठी थी। ड्रेस में उसकी लंबी लेग्स बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन उसके पैर का हल्का टैपिंग बता रहा था कि वो अंदर से रेस्टलेस है। मुयुकियान, वो लोमड़ी, उसकी आंखों में पॉसेसिवनेस चमक रही थी। मेरे आदमी को मेरे सामने सेड्यूस करने की हिम्मत। उसने मुझे अंदर आते देखा। उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को काल्म कर लिया। कोई बात नहीं, वो खुद को समझाने लगी। वो ज्यादा से ज्यादा फ्लर्ट करती है, थोड़ा एडवांटेज ले लेती है, लेकिन लिटिल ब्रदर मुई को पूरी तरह मैं ऑलरेडी पा चुकी हूँ। उसका बॉडी, उसका हार्ट, सब मेरा है। मुयुकियान की ट्रिक्स कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सोचते ही उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। उधर मैं लिविंग रूम में वापस आते हुए खुद को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई मुश्किल जगह से बचकर आया हूँ। पीछे फिफ्थ सिस्टर की वैन दूर जा चुकी थी और सामने 2 ऐसी नजरें थीं जिनकी जेलसी ऑलमोस्ट दिखाई दे रही थी। मु योयान और मु केचन एक सोफा पर बैठी थी। उसकी नजर बार बार मेरे चीक के लिपस्टिक मार्क पर जा रही थी। दूसरी टेडी बियर पिलो को इतनी जोर से दबा रही थी कि उसका शेप बिगड़ चुका था। और कोने में बैठा मुख, उसकी नजर सबसे ज्यादा पॉइजनस थी, जैसे वो मुझे टुकड़ों में काट देना चाहता हो। इन तीनों की स्टैरिंग से मेरा स्कैल्प तक नम होने लगा, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी मुयोयान ने हल्के से थ्रोट क्लियर किया। उसने टी कप उठाया, एक एसआई पी लिया, फिर हल्की मॉकिंग स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। लिटिल ब्रदर मुगी, उसकी नजर मेरे चीक पर टिक गई। फिफ्थ सिस्टर कौन सा लिपस्टिक ब्रांड यूज करती है? कलर काफी अच्छा है, तुम्हारी स्किन और फेयर लग रही है।